हेलो बच्चों, आज मैम आपके लिए फिर एक और वीडियो लेकर आई है। तो अब की बार हमारी बारी एक नई यूनिट करने की, जिसका नाम है बच्चों बायोटेक्नोलॉजी। ये कह सकते हैं बहुत ही अच्छी, इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छी यूनिट है। इस यूनिट में हम लोग ये सीखेंगे कि अगर हम कभी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, मतलब रिसेंट मैं सच में वो प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे, उसमें कोई क्रीम प्रोडक्ट बना रहे हो, पर अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम कैसे उसकी क्वालिटीज़ को इन्हेंस कर सकते हैं, क्या होता है। तो यहाँ पर हम इस पूरे चैप्टर में ये सीखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर बच्चों हमारा ये होने वाला है। बस मैम क्या चाहती है कि मेरे साथ फोकस से आप इस पूरी वीडियो को देखें, एंड तक देखें, अच्छे से देखें, फिर इसके बाद वही करना है। तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि आप एनसीईआरटी को थॉरली रीड करेंगे, अच्छे से करेंगे, और साथ में कुछ ना कुछ तो होमवर्क मिलेगा जो कि कमेंट बॉक्स में मेरे बच्चे मुझे बताएंगे। ओके बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग इस बायोटेक्नोलॉजी वर्ड का मतलब क्या है ये समझते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर वर्ड दिया गया है हमें बायोटेक्नोलॉजी। क्या वर्ड दिया हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी। तो बेटा जो बायोटेक्नोलॉजी वर्ड है ये दो अक्षरों से चुराया गया है, ये दो वर्ड से चुराया गया है। इस वर्ड में बायो है, बायो का मतलब होता है लिविंग। What is the meaning of the bio? Bio is the meaning of living. Living मतलब अब इस living में हम किसी सेल की बात कर सकते हैं, किसी टिश्यू की बात कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, या पूरा कोई एक ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। एंड टेक्नोलॉजी का मतलब होता है बेटा टेक्निक्स। तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या हो गया, These are the techniques which applied on the living organism या which used in the living organism to enhance their product। कोई नई चीज बनाने के लिए हम कुछ ऐसी टेक्निक्स लगाएंगे जिससे हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी इनहेंस हो जाए। ठीक है, क्यों करते हैं ये हम, टू इनहेंस द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। ये करने के लिए हम यहाँ पर ये काम करते हैं। अब इसमें हम लोग यही चीज हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं, कैसे किया जाता है, किस मेथड को अप्लाई किया जाता है, ये हम समझेंगे। तो यही हम मेंशन है, बायोटेक्नोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ टू वर्ड्स, वन वर्ड इज बायोलॉजी एंड द अदर इज टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में स्टडी करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सिस्टम और प्रोसेस्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द यूजफुल प्रोडक्ट। इसका इस्तेमाल अब सबसे पहली बात कि क्या बायोटेक्नोलॉजी आज आई है कि भाई आज ही हमारे पास टेक्नोलॉजी आई, नहीं भाई, ये टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल टाइम से, ये हमारे पास ट्रेडिशनल टाइम से प्रेजेंट है। ये हम लोग बहुत पुराने समय से इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग दही बनाते हैं घर में, बिल्कुल मम्मी बनाती है ना, कर्ड बनाती है। कर्ड में आप क्या यूज करते थे, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यूज करते हो, लैब यूज करते हो। तो उसमें क्या कर रहे हो आप मिल्क में एक माइक्रोब डालते हो, उसकी क्वालिटी को बढ़ा देते हो। दिस इज बायोटेक्नोलॉजी। आप इडली डोसा खाते हैं, बड़े मजे से खाते हैं ना, घर में मम्मी खाना बनाती है वो पसंद नहीं आता, पर इडली डोसा पसंद आता है हमें। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग माइक्रोब्स का फर्मेंटेशन करते हैं या नहीं करते हैं, करते हैं, बिल्कुल करते हैं फर्मेंटेशन। हम लोग यहाँ पे उसका हम लोग यहाँ पर और क्या यूज करते हैं, भाई क्या खाते हो आप लोग, और लिख दो यार, यहाँ पर चीज वगैरह आप लोग यूज करते हो, उन सबको कैसे बनाते हैं, प्रोसेस्ड की करके बनाया जाता है। तो ये सब चीजों में हम क्या यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। दिस इज व्हाट, दिस इज अ बायोटेक्नोलॉजी। तो इसी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग ये सब चीजें कर पाते हैं। अच्छा, तो जिस ऑर्गेनिज्म पे हम वर्क करते हैं, भाई जिस ऑर्गेनिज्म के जीन्स में हम चेंज, जैसे कि यहाँ पर हमने दूध में चेंज किया, मिल्क के अंदर कुछ ऐड किया, तो वो कहलाते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। एक वर्ड पढ़ना है अपने को, जीएमओ। जीएमओ का मतलब क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं बेटा, ये कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर हम कुछ जीन, मान लो भाई मेरे पास एक कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें मैंने एक आर्टिफिशियल इंसुलिन का हार्मोन ऐड कर दिया, ऐड करने से उसका फिनोटाइप बदल गया। क्या क्या, मैंने एक ऑर्गेनिज्म सिलेक्शन किया, मेरे पास एक इंसुलिन का आर्टिफिशियल हार्मोन था, मैंने वो आर्टिफिशियल हार्मोन उसके अंदर इंसर्ट कर दिया, डाल दिया, उससे उसका फिनोटाइप चेंज हो गया। तो वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ। तो टेक्निक की मदद से हमने इस ऑर्गेनिज्म में क्या कर दिया, जीन मैन्युपुलेशन कर दिया। इन ऑर्गेनिजम्स में हम क्या करते हैं, जीन मैन्युपुलेशन,
जीन को मैनिपुलेट करते हैं, जीन को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। और इस जीन मैनिपुलेशन से क्या होता है, फिनोटाइप चेंज हो जाता है। फिनोटाइप क्या होता है, चेंज, या कह सकते हो इनहेंस हो जाता है। ये इसलिए हमें टेक्निक यूज करते हैं। तो भाई हमारी जो हमारी एक संस्था है जो बायोटेक्नोलॉजी को करेक्ट डेफिनेशन प्रोवाइड करती है, दैट इज EFB, यूरोपियन एंड फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन बायोटेक्नोलॉजी की है। ये क्या कहती है, ये डिफाइन CBSE के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको लर्न करना है आपको। अब इसका मतलब समझते हैं क्या है, मतलब क्या बोला है भाई इसने, इट इज द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब इनहेंसमेंट, कुछ इंप्रूवमेंट आप समझ सकते हो, ऑफ नेचुरल साइंस, जो आपकी साइंस है आप उसमें क्या करते हो, इंप्रूवमेंट करते हो, एंड ऑर्गेनिजम्स में करते हो, सेल्स में करते हो, या किसी पार्ट में कर सकते हो, या मॉलिक्यूलर एनालॉग्स। मॉलिक्यूलर एनालॉग्स आप समझ सकते हो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं, कल्चर मीडियम्स पे ग्रो करवाए जाते हैं। तो उन सब में हम क्या करते हैं, उनका इन्हेंसमेंट करते हैं टेक्निक की मदद से, ताकि प्रोडक्ट और सर्विस इंप्रूव हो सके। दिस इज नथिंग बट दिस इज अ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अब आपकी एनसीईआरटी इस बायोटेक्नोलॉजी के 2 मेन प्रिंसिपल्स को लिखती है। बायोटेक्नोलॉजी, आपकी एनसीईआरटी कहते हैं कि भाई अपन बायोटेक्नोलॉजी करते हैं, बिल्कुल करते हैं बायोटेक्नोलॉजी, मैं बायोटेक लिख रही हूँ। क्यों करते हैं भाई, 2 प्रिंसिपल है इसके, एक तो इससे जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है, ठीक है, और दूसरी चीज यहां से की जाती है मेंटेनेंस ऑफ द स्टेराइल कंडीशन। व्हाट, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन। तो मैडम सबसे पहले इसका मतलब समझ लो, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन का मतलब है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। आप जो भी जीन ऐड कर रहे हो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, उस जीन में कोई भी कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर कंटामिनेशन होगा तो आपको आपका डिजायरेबल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, सीधी बात है भाई। मार्केट से खरीद कर आते हो दही, आजकल दही में इतना कंटामिनेशन कहता है, छी बेकार है दही, हम तो अपने घर में ही बना लेंगे, तो हम वो प्रोडक्ट नहीं बाय करते हैं। तो कंटामिनेशन ना हो इसके लिए भी हम बायोटेक का यूज करते हैं। और एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से हम क्या करते हैं, हम बनवाते हैं आरडीएनए। आरडीएनए को मेरे बच्चे बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जैसे नाम है ना रिकॉम्बिनेंट, दोबारे कंबाइन किया गया। रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या होता है, दोबारे कॉम्बिनेशन होना। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम लेते हैं, इसका हम यूज करेंगे। क्या करते हैं इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर, हम क्या करते हैं, एक डीएनए चूज करते हैं। ये रहा, मैंने एक डीएनए चूज किया। इस डीएनए को पूरे को नहीं लेंगे भाई, इतना बड़ा डीएनए कहाँ लेके जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे डीएनए में से अपने जीन को, जो जीन हमें चाहिए, जिसको हमें एंटर कराना है, किसी प्रोडक्ट में डालना है, उसको चूज करते हैं। उसे कहते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। मान लीजिए मेरा इतना जो है वो है मेरा इंटरेस्ट का जीन, ये है जो मुझे चाहिए। दिस इज योर जीन ऑफ इंटरेस्ट, GOI, जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो आपको चाहिए। तो आप जीन ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, आप लेंगे एक प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्यों चाहिए, तो भाई प्लाज्मिड होता है वेक्टर। आप किसी के अंदर कोई डीएनए पास करवाना चाहते हो, आप यहाँ से शादी में जाना चाहते हो, तो शादी में जाने के लिए गाड़ी या टैक्सी तो बुक करनी पड़ेगी ना, पैदल तो नहीं जाओगे ना, तो टैक्सी चाहिए। तो अपन के डीएनए को जो जीन हम डालना चाहते हैं किसी होस्ट, मान लीजिए कोई होस्ट सेल है जिसके अंदर हम ये डीएनए जो है वो डालना चाहते हैं, इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं इसकी बॉडी के अंदर ये, तो इसको ले जाने के लिए क्या चाहिए, एक टैक्सी चाहिए। उस टैक्सी को हम बोलते हैं वेक्टर, और मोस्ट कॉमनली वेक्टर जो हम यूज करते हैं वो प्लाज्मिड होता है। तो मान लीजिए कि अपन के पास क्या है, एक प्लाज्मिड है। क्या है अपन के पास, एक प्लाज्मिड है, दिस इज अ प्लाज्मिड। तो ये प्लाज्मिड हम लेते हैं और इस प्लाज्मिड को एज अ यूज कैसे करते हैं, वेक्टर। वेक्टर आपने पढ़ा है भाई, मलेरिया का वेक्टर हम पढ़ते थे प्लाज्मोडियम, वो प्लाज्मोडियम के लिए वेक्टर फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, डेंगू के लिए फीमेल एडिस होता है। तो ऐसे एक वेक्टर है प्लाज्मिड। वाई प्लाज्मिड, क्योंकि बेटे देखो प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, तो वो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास खुद का तो कोई डीएनए है ही नहीं, क्रोमोसोम वाला डीएनए तो है ही नहीं, और छोटा सा है,
जल्दी काम कर देगा, इसीलिए प्लाज्मिड ही मोस्टली यूज़ करते हैं। तो हम ये प्लाज्मिड लेते हैं और इनको कट करते हैं, क्योंकि भाई काटना पड़ेगा ना, पूरा तो नहीं लेके जाना। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं मॉलिकुलर सिजर्स। ये ना यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, ये रही मॉलिकुलर सिजर्स होती हैं, इसको भी कट कर दिया, कट कर दो, कट कर दो। इसके बराबर की साइड इसको कट कर दी। इसको किससे कट किया? इसको कट किया हमने विद द हेल्प ऑफ मॉलिकुलर सिजर्स, और उन मॉलिकुलर सिजर्स को हम बुलाते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या बुलाते हैं उनको हम? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। मॉलिकुलर सिजर्स कहलाती हैं, कट करती हैं ये पोजीशन से। कैसे करते हैं वो पूरा समझेंगे। अभी मैं सिर्फ एक जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता क्या एक ओवरव्यू आपको मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लेते हैं, कट करते हैं, वहां से कट करते हैं, फिर क्या करते हैं, इनको ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करेंगे, बिल्कुल ज्वाइन करेंगे। तो ये रहा आपका प्लाज्मिड, कट कर दिया। मान लीजिए इतना पोर्शन क्या हो गया, इसका कट हो गया था, ये रहा, दिस इज द कटेड पोर्शन। ये कट कर दिया इतना पोर्शन, और इसमें जो कट हो गया इसके अंदर हम अपना डिजायरेबल डीएनए, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला डीएनए क्या कर देंगे, ये लगा दिया अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये क्या है, ये प्लाज्मिड है जिसने कैरी कर लिया आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला डीएनए। ठीक है, अब ये जुड़ा कैसे? इसको जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूरत पड़ी होगी, तो इसको जोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ग्लू, जिसको हम लाइगेज बोलते हैं। तो इसको कैसे ज्वाइन करते हैं? मॉलिक्यूलर ग्लू की मदद से। और ग्लू का काम यहाँ पे कौन करता है? वो काम करता है लाइगेज एंजाइम। जोड़ दिया और फिर इसको क्या करेंगे, इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। ये यहाँ पे डीएनए जाएगा, दोबारा कंबाइन होगा, जीन चले जाएंगे तो दोबारा डीएनए बनेगा, मतलब रिकॉम्बिनेशन डीएनए क्या हो जाएगा, यहाँ से रेडी हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन डीएनए रेडी हो जाएगा, फिर हम इसका यूज कर सकते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम ये करते हैं। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग मेरे बच्चों। ठीक है, चलो, तो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है भाई, ये रहा। एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग ही है, जो कि मैंने आपको समझा दिया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, एक टेक्नोलॉजी है अल्टर्ड करना, केमिस्ट्री यूज करते हैं डीएनए एंड आरएनए का, और इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट सेल में ताकि उसका फिनोटाइप क्या हो सके, चेंज हो सके। फिर मेंटेनेंस ऑफ द स्टेराइल कंडीशन, मतलब माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री कंडीशन बनाते हैं हम इसमें हम कुछ केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस को यूज करते हैं, मतलब हम सिर्फ ये कोशिश करते हैं कि जिसकी जरूरत है सिर्फ वही यहाँ पर ग्रो करे, कोई दूसरा यहाँ पर ग्रो ना कर जाए। ये रहा। तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं, हम एंटीबायोटिक्स करते हैं तब हम ये चीजें यूज करते हैं, वैक्सीन के थ्रू करते हैं, एंजाइम्स में करते हैं, क्योंकि ये दे शुड बी कंटामिनेटेड फ्री। अगर इनमें कंटामिनेशन होगा तो हम ठीक ही नहीं कर पाएंगे ना किसी को। ट्रीटमेंट कहाँ से दोगे? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग किसने शुरू की, इसमें तो आपको कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ से पढ़ना है, ये है हमारा पढ़ने वाला पॉइंट। तो इसको स्टार मार्क मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको ये याद रखना है, सो इसलिए मैं इसको कर देती हूँ स्टार मार्क। मेरे बच्चों को याद रहेगा कि ये हमें याद अच्छे से करना क्या है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑल्टरनेटली कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन किया जाता है। जीन, इसको आप जीन क्लोनिंग भी कह सकते हैं। पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए कब बना, किसने बनाया? दो साइंटिस्ट, स्टेनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर इन दी 1972। बच्चों ये पॉइंट याद करने वाला है, ये नीट पर्पस एंड सीबीएसई पर्पस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाई आई हैव टू मार्क इट द स्टार मार्क। ठीक है बच्चों, फिर दे कट द पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम द प्लाज्मिड कैरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। प्लाज्मिड वाज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, उससे कट करते हैं। अच्छा, इन द बैक्टीरियम साल्मोना टाइफीमेरियम the cutting of DNA at specific location become possible with the discovery of the co-molecular scissor restriction enzyme। देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डीएनए लिया पहला, देखो पहला कैसे, हाउ, कैसे फॉर्मेशन, तो इन्होंने क्या किया, डीएनए लिया। ये रहा, कहाँ से लिया ये डीएनए? प्लाज्मिड कैरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, और इसके अंदर भाई अपना वही जीन ऑफ इंटरेस्ट था, और वो जीन कैसे थे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थे प्लाज्मिड के अंदर। दिस इज अ प्लाज्मिड एंटीबायोटिक। ठीक है, ये रहा। तो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट ये है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये। आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर सिजर की मदद से इसको काटेंगे, यहाँ से इसको भी क्या कर देंगे, कट कर देंगे। जब आप इसे कट कर देंगे तो इसमें आप इंट्रोड्यूस कराएंगे, आगे क्या कराएंगे आप इसको, इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। जब इंट्रोड्यूस करवा देंगे इसके अंदर तो ये इसको कैरी करेगा और लेके जाएगा किसके अंदर, होस्ट सेल में। तो यही बताया गया। अच्छा, कौन से बैक्टीरिया के अंदर करवाया था,
तो वो नाम याद रखना है, साल्मोना टाइफिम्यूरियम एरे। दे पीस द डीएनए फ्रॉम अ प्लाज्मिड से, और इन दी बैक्टीरियम, किस बैक्टीरिया के अंदर हमने डाला इसको एक बैक्टीरिया के अंदर जिसका नाम था साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। टाइफाइड करने वाला बैक्टीरिया ये होता है। इसके अंदर हमने क्या कर दिया, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। और किसकी मदद से कट कर पाए थे, मॉलिक्यूल द कट पीस ऑफ द डीएनए वाज लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए ऑफ द इकोराइन के। ये प्लाज्मिड डीएनए किसका था, ये था इकोलाई का। ठीक है, प्रोकार्योटिक के अंदर ही होते हैं ना बेटा ये मेरे। अब टूल्स क्या क्या होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक के लिए, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, हमें एंजाइम्स चाहिए भाई, क्योंकि पर्टिकुलर एंजाइम्स ही हैं जो वर्क करवाएंगे, काम करवाएंगे। फिर क्लोनिंग वैक्टर, भाई वैक्टर चाहिए जो लेके जाएगा डीएनए को। और कॉम्पिटेंटेंट होस्ट, मतलब एक ऐसा होस्ट भी तो चाहिए भाई, किसके अंदर डालना है यार, डालने वाला भी तो चाहिए, मतलब फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेशन टेक्निक के लिए 3 पॉइंट्स होने अपने पास जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। फिर देखो इसमें बता दिया कुछ एंजाइम्स, different kinds of specific enzymes are used in the genetic engineering for the cleavaging or the joining of the particular molecule. Splicing enzymes है, इसका इस्तेमाल करते हैं DNA from the lysozymes। अच्छा चलो इसकी मैं बात करती हूँ अभी। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बता दिया। चलो यहाँ पर हम लेते हैं अपनी एक फेवरेट ब्लैंक स्लाइड। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि भाई अब इस चैप्टर को ना, उस पूरे चैप्टर को वी हैव टू स्टडी इन दिस स्टेप्स। बच्चों देखो मैं बताऊँ, एनसीईआरटी में ना स्टेप बाय स्टेप दे नहीं रखा। मुझे समझ में नहीं आया आज तक भी कि एनसीईआरटी में इस चैप्टर को क्यों नहीं पैटर्न वाइज दिया गया है, क्यों नहीं स्टेप वाइज दिया गया है। एनसीईआरटी ने कोई भी चीज़ आगे लिख दी, कोई भी चीज़ पीछे लिख दी। तो एनसीईआरटी के लेवल से अगर हम पढ़ेंगे तो हवा में उड़ जाता है ये। तो इसलिए इसको सही से पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप्स के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। तो वी हैव टू स्टडी दी स्टेप्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के लिए कुछ हम स्टेप्स यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, और इन्हीं स्टेप्स की मदद से हम जान पाएंगे कि हमें करना क्या है और कैसे क्या हो सकेगा। तो कुछ स्टेप्स पढ़ेंगे, कुछ 8 स्टेप हैं बायोटेक्नोलॉजी में। इसमें पहला स्टेप क्या होता है भाई, बायोटेक्नोलॉजी में समझ लो अपने को एक प्रोडक्ट बनाना है। एक फैक्ट्री खोल रहे हैं अपन, एक प्रोडक्ट की लॉन्च करने वाले हैं, प्रोडक्ट बनाना है। तो सबसे पहले तो भाई आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या बनाना है भाई। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं किसका, जो अपन को बताओ भाई प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट में बनाने के लिए क्या डालना है, उसके लिए आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, मेन प्रोडक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। जो आपको जीन चाहिए उसका हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। फिर उसको आइसोलेशन भी कर लेते हैं, एंड आइसोलेशन ऑफ इट, इसका आइसोलेशन करते हैं। दूसरा क्या करते हैं भाई, अब हमने अपन को जो चाहिए वो हमने कर लिया, क्या कर लिया हमने, उसको यहाँ पे आइसोलेट कर लिया। अब आइसोलेट करने के बाद इतना बड़ा डीएनए है, पूरा डीएनए तो हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो अब हमें इसको टुकड़े छलनी काटना पड़ेगा, बीच बीच में से काटना पड़ेगा। तो काटने के लिए क्या चाहिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सो अब हमें चाहिएगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किसके लिए, फॉर फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंट्स के लिए, फ्रैगमेंट्स बनाने हैं। इसके लिए अपन को क्या चाहिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जो इस काम को पूरा करेंगे, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ही होते हैं जो इस काम को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जब हमारे पास हो जाएंगे, कटिंग हो जाएगी, तो अब हमें क्या चाहिए, अब जो हमने काटा है अब उसको हमें अलग करना है, अपने डीएनए से सेपरेशन करनी है। तो सेपरेशन करनी पड़ती है बेटा, इसके लिए हम यूज करते हैं एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम का मेथड। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे बाय यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और जब आप इसे सेपरेट कर देंगे, आपने क्या कर दिया, सेपरेशन कर दिया। सेपरेशन करने के बाद आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, फ्रैगमेंट्स कर दिए, उसको सेपरेट कर दिया। अब एक जीन ऑफ इंटरेस्ट यूज नहीं करेंगे, मान लो हम प्रोडक्ट में डालें और वो सही से काम ही ना करें या खराब हो जाए, और हम एक प्रोडक्ट थोड़ी ना बना रहे हैं, हम चाहते हैं बड़ी। हमने फैक्ट्री खोली, फैक्ट्री में आप एक क्रीम नहीं बना रहे हो, चलो मान लो एक ब्यूटी क्रीम बना रहे हो, तो आप एक क्रीम की बॉटल नहीं बना रहे ना भाई, आपको तो बहुत सारी लार्ज क्वांटिटी में सामान चाहिए। तो आपको अपने उसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए, तो आप क्या करवाएंगे, उसकी करवाएंगे पॉलीमरेज रिएक्शन, PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ताकि आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज
बन जाएं। तो अब क्या करेंगे, अब की बार अब करवाएंगे आप पीसीआर, पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन करवाएंगे आप, जिसको एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन भी कहते हैं, जिसको हम एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं भाई, क्योंकि एक नहीं चाहिए ना, हमको तो बहुत सारे चाहिए। अच्छा, अब ये कर लिया, बहुत बड़ी मात्रा में बना लिया, अब वेक्टर चाहिए भाई सवारी के। अब हमारा जो ये रेडी हो गया भाई घुसने के लिए क्या चाहिए, अब चाहिए अपने को वेक्टर। तो सिलेक्शन या चलो सिलेक्शन ऑफ suitable vector and ligation, suitable vector and ligation of it। तो एक सुटेबल वेक्टर का सिलेक्शन करना, फिर उसको लाइगेट करना, उस पर बिठाना, उसको बिठाना ज़रूरी है। बिठाने के बाद आप गाड़ी भेज दोगे, जा बेटा जा, आज तू चली जा, मतलब ट्रांसफर ऑफ होस्ट, ट्रांसफर इनटू होस्ट। अब हम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इनटू होस्ट। अब हम होस्ट में करवा देंगे उसका ट्रांसफॉर्मेशन। अब जब होस्ट में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, पहुंच गया होस्ट में, अब वो होस्ट थोड़े तो नहीं, एक ही होस्ट में पहुंचाया आपने, आपको चाहते हो बहुत बड़ी मात्रा में, तब क्या करवाओगे, अब अपने जो पर्टिकुलर होस्ट है उसको ग्रो करवाओगे, उसको आगे ग्रो करवाओगे ना, तभी तो वो काम होगा ना। तो अब हम क्या करवाएंगे, ग्रोइंग या कल्चरिंग ऑफ होस्ट इन अ लार्ज क्वांटिटी। क्या कहते हैं बेटा, कल्चरिंग ऑफ होस्ट इन लार्ज क्वांटिटी। अपने होस्ट को बहुत बड़ी क्वांटिटी में क्या करवाएंगे आप, कल्चरिंग करवाएंगे उसकी। कल्चरिंग जब हो जाएगी पूरी, तो आप क्या करेंगे, आखिरी में आपको प्रोडक्ट रेडी हो गया, आप उससे प्यूरिफिकेशन कर लीजिए, जिसे कहते हैं डाउन स्ट्रीमिंग। मतलब लास्ट में ऑब्टेनिंग ऑफ प्रोडक्ट। कैसे ऑब्टेन करते हैं, इसमें हम प्यूरिफिकेशन भी देखेंगे, प्यूरिफिकेशन हम करते हैं और इसको हम फिर स्टोरेज भी होता है इसके अंदर ही। इस पूरे मेथड को हम कहते हैं डाउन स्ट्रीमिंग। ठीक है, तो ये कुछ 8 मेथड हैं जो कि हम यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। सबसे पहले अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको आइसोलेट करेंगे, फिर उसके टुकड़े करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से, सेपरेशन करेंगे उसका उस मटेरियल से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज करके, देन उसका मल्टीपल कॉपीज बनवाएंगे, फिर उसको सुटेबल वेक्टर उसका लेंगे और उसमें लाइगेट करवा देंगे, बिठा देंगे, फिर ट्रांसफर करवा देंगे होस्ट में। फिर आपका जो होस्ट है उसको आप लार्ज क्वांटिटी में कल्चरिंग करेंगे, उसको मतलब खाना पानी देंगे भाई, और क्या है, उसको अच्छे से बढ़वाएंगे आगे, फिर अपने आप प्रोडक्ट को आप क्या कर लेंगे, ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो ये कुछ 8 मेथड है जो हम यूज करेंगे ड्यूरिंग बायोटेक्नोलॉजी। एक एक करके हम इसको स्टडी करेंगे। जिसमें देखो एंजाइम वाला मेथड आएगा सबसे पहले अपना, तो ठीक है चलो। सो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ अ जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो पहला क्या था, फर्स्ट इज identification and isolation of gene of interest। ठीक है, यही अपना पहला मेथड। अब इसके लिए आप क्या करेंगे भाई, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वो लेना है मेथड, क्या कराना है। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं और उसको आइसोलेट कर लेते हैं। अब इसके आइसोलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, आपको डीएनए, आपको क्या चाहिए, आपको अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब डीएनए में प्रेजेंट होगा, और डीएनए किस में प्रेजेंट होगा, सेल में। अब वो सेल बैक्टीरिया का भी हो सकता है, फंजाई का भी हो सकता है, प्लांट का भी हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है भाई, किसी का भी हो सकता है ना यार। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, हम क्या करेंगे, इसमें डीएनए ऑब्टेन करेंगे बाय डैमेजिंग या बाय
रिमूविंग देयर सेल वॉल, बाय रिमूविंग दी मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन्स को रिमूव करवा के। मान लीजिए कि अगर आप जिसके भाई लेना चाहते हैं डीएनए, अगर वो बैक्टीरिया है, तो आपको पता है बैक्टीरिया के चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है। तो इसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, लाइजोजाइम्स का। लाइजोजाइम इसकी मेम्ब्रेन को, सेल वॉल को खा जाते हैं और इसमें से आपको डीएनए क्या हो जाता है, मिल जाता है। अगर आपके पास मान लो भाई फंगस है तो काइटिन की होती है, तो आप काइटिनेज एंजाइम यूज़ करेंगे कि उसकी काइटिन की सेल वॉल को खा जाए, क्योंकि बेटा आपको डीएनए तक पहुंचना है। सेल वॉल काटोगे, सेल मेम्ब्रेन काटोगे, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जाके डीएनए को आप निकालोगे। फिर अगर प्लांट सेल होगा तो प्लांट की किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, तो सेलुलेज यूज़ कर लेंगे। तो इनका हम इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल करके हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास मान लीजिए ये आ जाता है हमारा सूटेबल डीएनए। और इस डीएनए में ये है अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हमें चाहिए तो हम इसको आइसोलेट करेंगे। पर अब इसमें से भाई सबसे पहली बात, हमने जो डीएनए हमने जो ये सेल काटा है, क्या इस सेल में सिर्फ डीएनए होगा? भाई सेल के अंदर डीएनए होता है, सेल के अंदर आरएनए होता है, इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स भी होंगे, कुछ लिपिड्स होंगे, कुछ साइटोप्लाज्मिक मटेरियल होगा। ये सब भी तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ और सिर्फ वी रिक्वायर्ड ओनली डीएनए, हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ डीएनए है, तो बाकी चीज़ें तो हमें रिमूव करनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास आरएनए है, आरएनए आया तो हम आरएनए को रिमूव किससे करवाएंगे, आरएनएज से। आरएनएज क्या कर जाता है, आरएनए को डाइजेस्ट कर जाता है। प्रोटीन को रिमूव करवाएंगे प्रोटीएज से, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है एंजाइम। लिपिड को किससे कराएंगे, लाइपेज एंजाइम से। इनसे हम डाइजेस्ट करवाएंगे, तो तीनों डाइजेशन क्या डीएनए नहीं करवाएंगे बेटा, डीएनए करवा दे तो डीएनए भी चला जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, डीएनए। कर लिया हमने इसका आइसोलेशन, और इसमें से ये हमने कर लिया अपना डीएनए जो हमें चाहिए था, आइसोलेट कर लिया। फिर अब हम इसका यूज़ कर लेंगे अपने मेथड में। तो सबसे पहले हम यही करते हैं, अलग अलग एंजाइम्स यूज़ करते हैं किसी चीज़ को ब्लॉक करने के लिए, ताकि हमें अपनी जो डिज़ायरेबल चीज़ है वो मिल सके। तो बेटा यही हमने देखो यहाँ एंजाइम वाले में पढ़ा था कि ये रहे हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम्स यूज़ करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स में। कुछ होते हैं इसमें लाइजिंग एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम, कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, कुछ सिंथेसाइज एंजाइम होते हैं, कुछ जॉइनिंग एंजाइम्स होते हैं, कुछ अलग है। लाइजिंग एंजाइम है, लाइसोजाइम्स है, ये क्या करते हैं, सेल वॉल को खा जाते हैं, डिसॉल्व कर जाते हैं, इनका इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, तो कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, अभी देखो रिस्ट्रिक्शन पढ़ेंगे, अभी रिस्ट्रिक्शन हमने नहीं पढ़ा। तो ये हमारा पहला मेथड था, आइडेंटिफिकेशन करना और आइसोलेशन कर लेना अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को। कर लिया हमने आइसोलेट, अलग कर दिया। अब हम इसको काटेंगे मॉलिक्यूलर सीजर की मदद से। तो दूसरा मेथड क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या फ्रैगमेंटेशन बाय यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से अब क्या करना है अपन को, फ्रैगमेंटेशंस करनी है। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, इनको हम मॉलिक्यूलर सिजर्स भी बुलाते हैं, वी कॉल एज मॉलिक्यूलर सिजर्स। अब देखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करते हैं, ये दो प्रकार के, ये 2 टाइप ऑफ एंजाइम्स का फॉर्मेशन करते हैं। 2 टाइप ऑफ एंजाइम्स का बेटा क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं, जिससे रिस्ट्रिक्ट कर सकें, कटिंग कर सकें, रिस्ट्रिक्ट कर सकें, ये सब करने के लिए। देखो मान लीजिए ये एक हम इकोलाई ले लेते हैं, ये एक इकोलाई है। इकोलाई एक तरह का बैक्टीरियोफेज होता है बेटा। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सके, उसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोफेज। और इसके ऊपर देखो क्या लगा दिया मैंने, बैक्टीरियोफेज। इकोलाई के ऊपर एक बैक्टीरियोफेज हमने लगाया, सॉरी इकोलाई बैक्टीरियोफेज नहीं होता। इकोलाई का एक अपना जेनेटिक मटेरियल होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर, ये रहा, इसका एक जेनेटिक मटेरियल है। आई हैव टू मेड इट विद सम डिफरेंट कलर, ये रहा। तो जैसे ही इसमें सेंट्रीफ्यूज होगा, ये रहा, इसके अंदर आ गया, तो यहाँ पर देखा कि भाई आमतौर पे क्या करेगा ये, इसको क्या करने वाला है भाई, इसका काम है इसके अंदर घुसना
और इसे बर्बाद करना, भाई इसमें बीमारी फैलाना। पर यहाँ पर क्या हुआ, देखा गया कि बैक्टीरियोफेज एंटर कर गया, बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल एंटर कर गया, पर इसको तो कोई दिक्कत हुई नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा इसके अंदर पाया जाता है एक एंजाइम जिसे हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, RE। इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने क्या किया, इस फॉरेन डीएनए को जैसे ही एंटर करा, इस फॉरेन डीएनए के मॉलिक्यूलर सीजर्स है, इस फॉरेन डीएनए के टुकड़े 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 कर दिए, बहुत सारे टुकड़े 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 कर दिए। इसको छोटे छोटे पीसेस में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इस तरीके से इसके टुकड़े 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 कर दिए। अब ये पूरा बचा नहीं, इसलिए इसने काम किया नहीं। अब बता दें कि मैम अगर इसने इसके टुकड़े टुकड़े किए तो इसने अपने के क्यों नहीं किए, इसने अपने के क्यों नहीं किया? तो बेटा यहाँ पर एक दूसरा एंजाइम भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज, जो अपने डीएनए को प्रोटेक्ट करता है। डीएनए पॉलीमरेज जो क्या करता है, अपने इस डीएनए को प्रोटेक्ट करेगा और फॉरेन को मार देगा। तो इसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज हम करते हैं फ्रैगमेंट्स लगाने के लिए, कटिंग करने के लिए। तो इस तरीके से इन्होंने क्या की थी बेटा, कटिंग की थी। अब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दो प्रकार के होते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होते हैं एक्सोन्यूक्लियेज और एक होते हैं बेटा एंडोन्यूक्लियेज। एक्सोन्यूक्लियेज और एंडोन्यू, मान लीजिए ये आपका एक डीएनए है, दिस इज अ डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये भी एक डीएनए है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड दिस इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और इस डीएनए पे बहुत सारे हमारे क्या प्रेजेंट हैं, इस डीएनए पे बहुत सारे हमारे प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट होता है भाई हमारे, नाइट्रोजनस बेसिस, ये रहे नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस, अरे नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है, ठीक है। और नाइट्रोजनस बेसिस मेरे बच्चों ये याद रखना है हमें हमेशा कि नाइट्रोजनस बेसिस आपस में कनेक्टेड होते हैं विद हाइड्रोजन बॉन्ड। किससे कनेक्ट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम न्यूक्लियेज भी बोलते हैं बेटा। बाय न्यूक्लियेज देखो, प्रोटीएज जो प्रोटीन को खा जाए, तो न्यूक्लियेज जो न्यूक्लिक एसिड को डिस्ट्रॉय करे। न्यूक्लिक एसिड मतलब न्यूक्लियोटाइड। तो ये क्या करता है, ये डैमेज करता है किसको, न्यूक्लियोटाइड को। न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ा हुआ है आपस में, तो आपने पढ़ा है भाई न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, हम सब ने पढ़ा हुआ है। वी हैव टू स्टडी अबाउट द न्यूक्लियोटाइड। हम क्या जानते हैं न्यूक्लियोटाइड के बारे में कि न्यूक्लियोटाइड वो होता है जिसमें शुगर होती है, जिसमें नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं और फॉस्फेट होता है। और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा रहता है, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यही कहते हैं ना बेटा, क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और एक न्यूक्लियोटाइड के जो बेसिस होते हैं इनके, इसका एक बेस होगा, मान लीजिए ये एडेनिन, इसका है ग्वानिन, चलो साइटोसिन, और यहाँ पर कोई दूसरे नाइट्रोजनस बेसिस है, ये रहे, ये भी आपस में है। इसका यहाँ पर प्रेजेंट है ये रहा थायमीन, ग्यूनानिन, तो ये भी आपस में बॉन्डिंग करते हैं। दैट बॉन्डिंग इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये ज़रूर याद रखना है आपको, कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी किसकी बॉन्डिंग है। तो आपके जो ये न्यूक्लियस है ये क्या करते हैं भाई, ये इस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, ये याद रखना। लिख देती हूं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ब्रेक किसको, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ये तोड़ते हैं, जिससे आपका न्यूक्लियोटाइड टूट जाता है। तो यही चीज़ हम यहाँ लिख रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लगा दिया, दिस इज अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये हमने लगा दिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कर देगा, काट देगा। अब देखो एक्सोन्यूक्लियस क्या है, एक्सो मतलब होता है बेटा आउटसाइड,
जो आउटसाइड मतलब बाहर की और न्यूक्लियोटाइड को काटे, बाहर से मतलब आपके टर्मिनल साइड से, यहाँ से कट कर रहा है, देखो ये टर्मिनल साइड से जो कट करे वो होता है एक्सोन्यूक्लियस, और जो बीच से कट करे, मान लो यहाँ से और यहाँ से, बीच से जो कट कर रहा है विद इन द न्यूक्लियस या इनसाइड सेंटर ऑफ सेंटर से, जो सेंटर से या विद इन से कट करता है वो कहलाता है आपका एंडोन्यूक्लियस। ठीक है बेटा, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस क्या होता है। अब जो आपके एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं, जो एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं मेरे बच्चों, हमारे पास जो एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं वो दो प्रकार की कटिंग करते हैं। क्या करते हैं? दो प्रकार की कटिंग। एक होता है स्टिकी एंड, स्टैगर्ड एंड, या आप इसे ओवरलैपिंग एंड भी कहते हैं। और दूसरी कटिंग होती है ब्लंट एंड। मान लीजिए दिस इज 1 डीएनए, ये डीएनए के आपके प्राइम है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमारे पास एक प्रेजेंट है जैसे G T T A A C, इसका कॉम्प्लीमेंट्री C A A T T G। ठीक है, ये प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, ये प्रेजेंट है। अब यहाँ पर मैंने ये पता है कौन सा, ये ई कोराए, ये ई कोराए फर्स्ट न्यूक्लियो आपका एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। ये क्या करता है, ये मान लीजिए इसको यहाँ से और इसको यहाँ से कट करेगा। मान लीजिए जी और टी के बीच के कट कर रहा है, यहीं पे क्यों कट करता है भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे बेटा क्यों कट करता है, देखो यहाँ पर ये दिखा हुआ है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बहुत ही खूबसूरत लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है, और वो खूबसूरत लाइन ये कहती है कि आपके जो इतने भी ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। अच्छा, पहले बात मैम, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, देखो बेटा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आप मलयालम से पढ़ सकते हैं। मलयालम को आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो सेम पढ़ा जाता है, ऐसे सीक्वेंस को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। आप खुद देखो, पर देखो डीएनए में ऐसा नहीं है, डीएनए में ऐसा नहीं होता बेटा पढ़ना। देखो 5 प्राइम से हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? GTTAAC 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो आप कैसे थोड़ा ना कि आप यहाँ से पढ़ रहे हो और यहाँ से पढ़ रहे हो तो सेम पढ़ा जा रहा है, ऐसा नहीं। डीएनए में हम क्या देखते हैं कि एक स्ट्रैंड की एक साइड से पढ़ो तो दूसरे स्ट्रैंड के उसी प्राइम से पढ़ो। जैसे कि भाई हमने क्या करा, इस स्ट्रैंड के हम 5 प्राइम से पढ़ रहे तो क्या पढ़ा जा रहा है? GTT। तो इसके 5 प्राइम से पढ़ेंगे तभी क्या पढ़ा जा रहा है? GTT। इसका मतलब ये कैसी है, ये कैसा सीक्वेंस है? ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। ठीक है, इसमें तो ऐसा था कि आगे पीछे से सेम, इसमें ऐसा नहीं होता। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ द डीएनए इज दैट सीक्वेंस इन विच बोथ द स्ट्रैंड हैव same nitrogenous basis if we study from one end and the strand of the other end, दोनों के सेम से कर। तो यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी क्या कहते हैं कि भाई जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो आपके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को सेम बेसिस से के सीक्वेंस से कट करती है। तो अगर यहाँ G और T में कट लगा है तो यहाँ भी किस में कट लगेगा? G और T में। यहाँ T और T में कट लगता तो यहाँ भी किस में लगता? T और T में कट लगता। कट लग गया। मान लो अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ, ये रहा यहाँ से कट हो गया। अगर ये यहाँ से कट होगा और ये वाला कहाँ से कट हो गया? यहाँ से। तो इसको देखो अगर हम कट करेंगे तो देखो कैसा बचेगा। कट करने के बाद ये वाला बचा खाली G 5 प्राइम वाला और नीचे वाला 3, अच्छा ये अब ये 3 प्राइम बन जाएगा। यहाँ का क्या क्या बचा भाई? नीचे वाले का C A A T T और ये खाली ऊपर है। तो क्वेश्चन से लटका हुआ है, तभी तो हम इसे बोल रहे हैं ओवरलैपिंग, लटका हुआ, ओवरलेजिंग सा बच गया। दूसरा वाला देखो अगर हम देखेंगे तो दूसरे वाले में कैसा बचा है? T T A A C और नीचे से क्या बचा है? खाली यहाँ पर G, ये तो से है, ये खाली हो गई साइड्स। दिस इज 5 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम, दिस इज 5 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम। इस तरह का जो स्ट्रैंड है, इस तरह की जो कटिंग होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टिकी, स्टैगर्ड या ओवरलैपिंग एंड्स हम इन्हें बुलाते हैं।
फिर दूसरा क्या है, ब्लंट एंड। ब्लंट एंड जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक ये डीएनए स्ट्रैंड है कि ये है, दिस इज 5' to 3', दिस इज ऑल्सो 3' to 5'। यहाँ पर मान लीजिए हमने ले लिया G, A, T, C, T, A, G। अगर यहाँ से बीच में से, यहाँ से देखो भाई मैंने इसका यहाँ से काटा, इसका यहाँ से काटा, देखो काटना तो हमें वही पॉलीड्रेनिक साइड से ही है, हमें पॉलीड्रोमिक सीक्वेंस ही काटना था। कोई भी पॉलीड्रोमिक सीक्वेंस है, आगे से पढ़ो चाहे इसके इधर से पढ़ो सेम ही पढ़ा जा रहा है। पॉलीड्रोमिक सीक्वेंस है, मैंने यहाँ पे AT से काटा तो यहाँ भी मैंने AT के बीच से कट कर दिया, तो यहाँ पर जो एंड बनेगा वो ऐसा बनेगा। एक बना के दिखा रही हूँ, मान लीजिए GAACTT, तो ये कुछ लटका हुआ नहीं लग रहा, सिंपल बीच से कटा हुआ, ब्लंट, बिल्कुल सही कटा हुआ, तो ये ब्लंट एंड होता है। एक होता है बेटा स्टिकी, स्टेकर्ड या फिर ओवरलैपिंग, ओवरलेजिंग एंड भी हम इसे कहते हैं। तो ये दो प्रकार के एंड्स बनाते हैं एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। क्लियर? इतनी बातें यहाँ तक क्लियर है कि भाई कौन कैसा बनाता है। अच्छा, ये मैंने हाइंड सेकेंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं ब्लंट कटिंग के लिए, और इकोराई का यूज करते हैं हम स्टिकी या स्टैकर्ड कटिंग के लिए। आपकी जो एनसीईआरटी में गिवन है वो ये गिवन है, तो हमें इसी को ध्यान से पढ़ना है, इसका मैकेनिज्म हमें ध्यान से समझना है कि भाई कैसे ये होता है। ठीक है, चलो सो देखते हैं अब हमारे पास कंटेंट में क्या है। तो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जिनको हम क्लीविंग एंजाइम्स कहते हैं, ये ब्रेक करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स को। लार्ज चेन ऑफ एंजाइम्स होते हैं, इनको न्यूक्लियस भी कहते हैं क्योंकि ये ब्रेक करते हैं न्यूक्लियोटाइड को। समझ गए ये बात आप? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तीन प्रकार के हैं, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो मैंने आपको बताया। एक्सोन्यूक्लियस रिमूव करते हैं न्यूक्लियोटाइड को टर्मिनल एंड से, एंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिक पोजीशन से कट करते हैं और स्ट्रैंड्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको दिखा दिया एक्शन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ई कोराई का पूरा ये एक्शन बताया है इन्होंने यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या बताया, ई कोराई का ही हमें सिस्टम समझना है। तो एक काम करते हैं, वी हैव टू मेक अ डायग्राम हेयर एंड देन स्टडी दिस, तब हमें समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो ई कोराई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में कट लगाना है, एक वेक्टर का डीएनए चाहिए, एक अपना डीएनए, क्योंकि वेक्टर में भी कट लगाना पड़ता है, उसमें भी कट लगाना पड़ता है, तभी वेक्टर लेके जाता है। सर ने प्लाज्मिड में कट लगाया था प्लाज्मिड में भी कट, और अपने डीएनए के सीक्वेंस में भी कट लगाया था, दोनों में कट लगाना हमें पड़ता है। चलो ठीक है, तो हमने क्या करा, ये ले लिया हमने वेक्टर डीएनए, ये काम करते हैं, वी हैव टू यूज अ ब्लैंक स्लाइड, वहां करेंगे। चलो दिस इज अ वेक्टर डीएनए, और ये ई कोराई वाला है तो उसका सीक्वेंस वही होगा GTTAAC, नीचे CAATTG, और ये कोई हमारा होस्ट सेल का है। ये किसका है, ये होस्ट सेल का है। GTTAAC CT, ठीक है ये रहा। अब बात ये आती है कि पहली बात तो मैम आपने दोनों ई कोराई वाले सीक्वेंस क्यों लिए, दोनों के लिए पॉलीड्रोमिक सीक्वेंस ई कोराई का ही क्यों लिया? बेटा ये ई कोराई का सीक्वेंस होता है 6 पॉलीन्यूक्लियोटाइड ऐसे अरेंज होते, 6 नाइट्रोजनस बेसिस इस सीक्वेंस में है। पॉलीड्रेनिक सीक्वेंस ये वाला है, ये ई कोराई के लिए ही होता है। इसमें ई कोराई एंजाइम हर अलग सीक्वेंस के लिए एक अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, इसके लिए ई कोराई है। तो बेटा सेम लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर सेम नहीं लेंगे तो अलग अलग एंड बनेंगे, अलग अलग एंड बनेंगे तो ओवरलैपिंग कैसे करोगे यार, काट के जोड़ना भी तो है। जोड़ोगे कब, जब एक उसका हिस्सा दूसरा उसी के जैसा अपोजिट हिस्सा होगा तभी तो आपस में जुड़ेगा। तो यहाँ पर हम ई कोराई ही लेंगे। अच्छा ये ई कोराई क्या है, तो बेटा देखो ई जो है ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नेम ऑफ जीनस, इसे हम नेम ऑफ जीनस कहते हैं, जेनेरिक नेम याद होगा, आप लोग पढ़ते हैं ये चीज़ें।
और CO रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिक नेम जो स्पीशीज को दिखाता है, और जो R है ये स्टेन है, R स्टेन या S स्टेन, और ये फर्स्ट क्या है, ये है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन की जैसे हमें मिला हमने इसको क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया। इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। फर्स्ट मतलब सबसे पहले जैसे ही हमें ई कोराई मिला हमने क्या कर लिया, इसको सेल में से आइसोलेट कर लिया। वे अगर आप देखोगे बेटा हाइंड में सेकंड लिखा हुआ है, सेकंड का मतलब होता है यहाँ पर हमने इसको क्या किया, डिस्कवर किया। ये साइन दिखाता है डिस्कवरी का। सेकंड मतलब पहले हमने इसको डिस्कवर कर लिया, देख ले कि हाँ है, पर तभी उसे आइसोलेट नहीं किया, आइसोलेट कुछ समय बाद किया, और इसको तो हमने डिस्कवर करते ही आइसोलेट कर दिया। तो सेकंड अगर दिख रहा है तो आप समझ सकते हैं कि भाई पहले डिस्कवरी हुई और सेकंड नंबर पर आइसोलेशन हुआ, इसीलिए सेकंड साइन दिया हुआ है इसको। ठीक है, चलो तो ये लिया। अब हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लगा दिया, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसका यहाँ से और इसका यहाँ से, सिमिलरली इसका यहाँ से और इसका यहाँ से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लगा दिया, कटिंग हो गई। एक एक पार्ट की कटिंग में दिखा रही हूँ। ये वाला पार्ट नहीं, मैं सिर्फ इतना पार्ट दिखा रही हूँ जो हमारा एक कट होके बचा है। ये रहा, तो ये हमारा G है बेटा, ये है CAATT, इतना पार्ट बचा। अपना वेक्टर DNA। अच्छा भाई अब अपना एक क्लोन बनाना है, सॉरी ये होस्ट वाला बनाना है। ये रहा होस्ट वाला बना लिया अपने ने। यहाँ पर क्या बच्चा, यहाँ पे इसका ये नीचे वाला लेंगे बेटा, ठीक है, उसका ऊपर वाला तो इसका नीचे वाला, तो ये TTAACG, मतलब हमने क्या किया, इसका हमने कौन सा पार्ट लिया है, इसका हमने ये वाला पार्ट लिया है और इस वाले का हमने ये वाला पार्ट लिया है। क्लियर है कि कौन से पार्ट को हमने ऑब्टेन किया है, वो पार्ट मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। अब क्या करेंगे, ये रहा मॉलिक्यूलर सिजर्स की मदद से काट दिया। अब मॉलिक्यूलर ग्लू मतलब लाइगेज यूज करते हैं, जो कि क्या होती है, एक तरह की मॉलिक्यूलर ग्लू होती है, उसका इस्तेमाल करेंगे, वो इनको क्या कर देगी, जोड़ देगी। तो ये दोनों जुड़ेंगे। अब देखो दोनों के स्टिकी एंड्स बने हैं, कैसे एंड्स बने हैं, स्टिकी एंड्स, क्योंकि स्टिकी एंड्स बनेंगे तभी तो, मान लो अगर एक का स्टिकी एक का ब्लंट बनता, अगर मैं आपका जो वेक्टर है वो ई कोराई वाला ले लेती और आपका जो होस्ट है वो मैं अगर हाइंड 2 वाला ले लेती तो कैसे काम चलता, ज्वाइंट ही नहीं होते। तो अब ये इससे ज्वाइन हो जाएगा, ज्वाइन होगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा बेटा। सीक्वेंसेस देखिए, यहाँ पे था GCAATT, यहाँ पर सीक्वेंस थे बेटा TTAACG। ठीक है बेटा, बन गए सीक्वेंसेस और इनमें क्या हो गई है, बॉन्डिंग। ठीक है, सो इस तरीके से आपका ये नया DNA बन गया। इसी को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं, मतलब वेक्टर से क्या हो गया, वो ज्वाइन हो गया। इस तरीके से हम इसको प्रिपरेशन करते हैं। देखो यही डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया, वेक्टर DNA लिया, फॉरेन DNA लिया, ई कोराई का लिया, कट किया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, इसका यहाँ से, इसका भी ऐसे ही कटिंग करी, फिर इसका एक एंड लिया, इसका स्टिकी एंड इससे आके जुड़ गया, ज्वाइन किया गया DNA इसका, और आपको क्या मिल गया, आपका रिकॉम्बिनेंट DNA। हो गया क्लियर, क्लियर है। सो इतनी चीज़ें तो अपने को हो गई क्लियर। अब आगे क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो है वो कब पर मिला था, याद रखना 1962 में पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मिला था। इसको मॉलिक्यूलर सिजर या केमिकल स्कैपल्स भी बोलते हैं। दे रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस एट पैलिड्रोमिक साइट इन DNA को एंड कट करती है। पैलिड्रोमिक साइट में स्पेसिफिक साइट पहचानती है, फिर उसे कट करती है। द पैलिड्रोमिक इन DNA आर द बेस सीक्वेंस दैट आर सेम व्हेन रीड फ्रॉम द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड फ्रॉम द एक्सियल एक्सटेंट ऑफ सिमेट्री। तो मैंने आपको समझा दिया कि क्या होते हैं पैलिड्रोम्स। अच्छा, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक्स है। अच्छा, अब ये कैसे होता है, तो अब आपका जो DNA बन गया, अब हम क्या करेंगे, उस DNA को
देखिए ये हमारे पास फॉरेन डीएनए था, ये हमने स्टडी किया अभी। दिस इज व्हाट बच्चों, दिस इज अ फॉरेन डीएनए। ये हमारे पास हमारा फॉरेन डीएनए है रिस्ट्रिक्शन, और ये हमारा वेक्टर डीएनए। दोनों के लिए हमने सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किए थे, पीछे देखा था हम लोगों ने, इसे काटा, और यहाँ पर हमारा क्या बन गया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, किसके अंदर, होस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म करेंगे। और वहाँ पर देखो इसमें क्या हमने इकोलाई क्लोनिंग होस्ट है, इसमें हमने इसको ट्रांसफर किया, फिर ये सेल डिवाइड कर रहा है, अपना काम शुरू कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है, ये कल्चर हो रहा है, ये यहाँ पर क्या हो रही है, इसकी कल्चरिंग हो रही है होस्ट सेल की लार्ज अमाउंट में, और हमें हमारा क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई गई है। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, इसका हमें क्या दिया है, द फॉलोइंग सीक्वेंसेस रीड फ्रॉम सेम डायरेक्शन। जैसे कि दिखा दिया ना पैलिड्रोमिक सीक्वेंस का एग्जाम्पल, जैसे GAATTC एरा, यहाँ से पढ़ो तो भी GAA पढ़ा जा रहा है, यहाँ से पढ़ो तो भी GAA पढ़ा जा रहा है, इसलिए पैलिड्रोमिक सीक्वेंस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ई कोलाई कोलोन बैक्टीरिया है जो कि रिकग्नाइज करता है इस बेस पेयर को और फॉर्म करता है। 3 मेन टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 रिस्टोर एंजाइम्स में 3 डिफरेंट सब यूनिट्स होती हैं, ATP, मैग्नीशियम आयंस और S एडोनिसाइल मिथेनाइन रिस्ट्रिक्शन के लिए। टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन इन एंडोन्यूक्लियस रिकग्नाइज करता है विद इन अ डीएनए बट डू नॉट कट दिस साइट, इसे रिकग्नाइज करेगा। टाइप 2 क्या करेगा, ये सिंपल होता है, इसको चाहिए होते हैं मैग्नीशियम आयन, से पढ़ेंगे हम लोग। ओनली टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज होता है डीएनए टेक्नोलॉजी में, क्योंकि यही है जो इन विट्रो को रिकग्नाइज भी कर सकता है और कट भी। टाइप 1 सिर्फ रिकग्नाइज करता है, टाइप 2 कर सकता है, रिकग्नाइज भी कर सकता है और उसे कट भी कर सकता है। फिर टाइप 3 ये इंटरमीडिएट है इन दोनों के बीच का, ये दोनों एक्टिविटी करता है इसकी, जैसे करते हैं। पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो हाइंड सेकेंड है, देख लो ये रहा पहला जो डिस्कवर हुआ है। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस वाज हिंडाइन डिस्कवर्ड, पहला डिस्कवर्ड एंजाइम है हाइंड 2। इट्स फंक्शनिंग डिपेंड अपॉन द स्पेसिफिक डीएनए मॉलिक्यूल, कौन सा उस पर डिपेंड करती है, और इसको आइसोलेट किसे किया गया था, हीमोफिलस इन्फ्लूजिया से, ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देन ये आपको कुछ बता दिए हैं सीक्वेंस 1 एंड 2 वाले कैसे कैसे हैं। सेरा एल्यू1 एंजाइम टाइप 1 में ये आर्थिनियोबैक्टर ल्यूटस से किया गया था, इसके ब्लंट एंड्स देता है। BAM-HI ये बैसिलस एम्पिलियोफ्यूरियन H है, ये आपके स्टिकी एंड्स देता है। फिर इकोरियन कोलाई RY13 ये भी स्टिकी एंड्स देता है। कैसे देता है एंड्स मैंने आपको समझा दिए हैं। फिर आपका हेस थर्ड है जो कि हीमोफिलस एगरप्राइटिस होता है, ये कट करता है ब्लड एंड्स देता है। फिर हाइंड थर्ड है हीमोफिलस इन्फ्लूजा रेड, एक है हाइंड सेकंड जो हीमोफिलस इन्फ्लूजा से मिला हुआ, ये फर्स्ट डिस्कवर्ड एंडो न्यूक्लियस एंजाइम है। दो ये स्टिकी एंड देता है तो ये ब्लंट एंड देता है, हमें ब्लंट एंड वाला ही देखना है, सेकेंड वाला ही, पर ये भी नहीं है मतलब हमारे तो कोर्स में। फिर सेल 1 ये स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस से मिला था, स्टिकी एंड फॉर्म करता है। स्कैफर्स इसमें से आपको सिर्फ एक ई कोराई वाला अच्छे से पता होना चाहिए, बाकी इसमें है मैंने बता दिए सारे। स्ट्रेप्टोमाइसिस कैरेक्टिस, फिर स्माफर्स्ट सेरेटिन मैरासाइनिस, ये भी स्टिकी एंड्स वो ब्लंट एंड प्रोवाइड करता है, ये सब है। फिर हिंट सेकेंड ऑलवेज का डीएनए मॉलिक्यूल एट पर्टिकुलर पॉइंट और 6 बेयर पेयर्स होते हैं और प्रोड्यूस करता है क्या, ब्लंट एंड, ये मैंने आपको समझा दिया हाइंड सेकेंड क्या काम करता है। फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अ लिटिल अवे, बच्चों दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन, तो इसको डालते हैं डिब्बे में और इसको कर देते हैं स्टार मार्क, क्योंकि नीट का PYQ रह चुका है इसी लाइन पर, 2 स्टार मार्क्स हमारे। क्या है भाई, क्या कहता है ये, दिस इज द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वो होते हैं जो कट करते हैं डीएनए को अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिड्रोमिक साइड पर, बिल्कुल सही है। आप देखते थे ये था GTTAAC, ई कोराई वाला ही बना रही हूं मैं, CAATTG, बट दिस इज द सेंटर ऑफ पैलिड्रोमिक जीन। पैलिड्रोमिक जीन का सेंटर देख लिया आपने क्या है, ठीक है, सेंटर देख लिया। अभी क्या करता है, सेंटर नहीं, सेंटर से थोड़ा सा लिटिल अवे कटिंग करता है, यही बात लिखी हुई है और क्या लिखी हुई है, बिटवीन दी सेम 2 बेस, पर बेसिस सेम होने चाहिए, अपोजिट स्ट्रैंड के, एक स्ट्रैंड का ये तो दूसरे का ये होगा।
दिस लीव सिंगल स्ट्रैंडेड अनपेयर्ड स्ट्रैंड्स देते हैं। ये स्टिकी एंड्स होते हैं, इनको आप कोहेसिव एंड या स्टैगर्ड एंड या ओवरलैडिंग एंड्स भी कह सकते हैं। इसमें ऐसा नाम क्यों दिया गया? क्योंकि दे फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड विथ कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट, दूसरे के साथ क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्लियर है मेरे बच्चों को सबको? हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने आइसोलेशन देख लिया और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का प्रोसेस हमने देख लिया। अब तीसरी बात आती है सेपरेशन बाय यूजिंग जेल इलेक्ट्रोमॉर्फोसिस। थर्ड क्या आता है? सेपरेशन बाय जेल इलेक्ट्रोफॉर्फोसिस। इलेक्ट्रोफोर्सिस, ठीक है। हम क्या करते हैं इसके लिए? एक कह सकते हैं भाई एपरेटस रेडी होता है। उस एपरेटस में हम क्या करते हैं? हम लेते हैं कांच की पट्टी दो तरफ से, यहाँ पे हम ये कुछ इस तरह के वेल्स बनाते हैं। समझाती हूँ भी कैसे बना हुआ है ये। दीज आर दी वेल। यहाँ पे पूरे में जेल होता है, एजिएटेड जेल होता है ये। और यहाँ पर हम रखते हैं बफर। एक बीकर लेते हैं जिसमें हम क्या रखते हैं? जिसमें हम रखते हैं बफर सॉल्यूशन रखते हैं। क्यों बफर सॉल्यूशन रखते हैं? क्योंकि ये मेंटेन करेगा पीएच लेवल। इट मेंटेन पीएच, ठीक है बेटा। पीएच को मेंटेन करेगा ये बफर। और इसमें करंट पास कराने के लिए यहाँ पर ऊपर एक लगा देते हैं कैथोड। दिस इज अ कैथोड। नीचे की ओर लगा देते हैं एनोड। कनेक्शन कर देते हैं बैटरी के साथ। कुछ इस तरीके का आपका एक ये एपरेटस होता है जेल इलेक्ट्रोमॉर्फोसिस का। अब देखो होता क्या है, मान लीजिए क्या मान लेना है, मान लीजिए दिस इज वन शीट ऑफ द ग्लास। ये एक ग्लास शीट है, वन ग्लास शीट, ये दूसरी ग्लास शीट है। हम क्या करते हैं? दोनों ग्लास शीट्स को लेते हैं। पहले एपरेटस कैसे रेडी हो रहा है बेटा मैं समझा रही हूँ। दो ग्लास शीट लेते हैं, दोनों ग्लास शीट को ज्वाइन करते हैं, चिपका देते हैं। कैसे चिपकाना है? हमें ऐसे चिपकाना है। कैसे अटैच करने आपके में नहीं है। आप ऐसे अटैच करते हैं कि यहाँ से अटैचमेंट हो जाए, यहाँ से बॉटम से हो जाए, इस साइड हो जाए, ऊपर से खुला रहे। भाई जेल भरना है ना यार। अब तुम खुद देखो, मुझे मैं बोलूँ बैग बना के दो, मुझे सामान रखना है, तुम यहाँ मुझे बोल दोगे ग्लू लगा दो मैम, यहाँ पे रख लेना अंदर जो भी रखना है आपको, आप सामान रख सकते हो। तो ऐसे ही करते हैं हम लोग। अपनी ग्लास शीट लेते हैं, इसके दोनों एंड्स और नीचे वाले एंड को करते हैं ज्वाइन करते हैं, और फिर अपने जो एजेटेड जेल है उसको इसमें भरते हैं। बटे एजेटेड जेल क्या होता है? ये हमारे पास एक मान लो एक मार्केट में नहीं अवेलेबल होते कुछ पाउडर्स होते हैं जिनको आप पानी में मिलाते हो तो अभी लिक्विड है, पर कुछ समय बाद वो जेली का रूप ले लेते हैं। ऐसे ही एजेटेड जेल होता है हमारा। हम एक लिक्विड लेते हैं, एजेटेड पाउडर डालते हैं, उसे मिक्स करते हैं। अभी वो लिक्विड फॉर्म में, अगर मैं इसको सील नहीं करूँगी तो बह जाएगा, तो इसमें डाल देते हैं और कुछ समय बाद ये क्या सेटल होके क्या बन जाता है? ये जेल बनता है। तो अभी ये लिक्विड है, मैंने इसमें डाल दिया। और इसमें ऊपर की ओर हम क्या करते हैं? हम एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, कंगा होता है कुछ ऐसा, यहाँ पे हम इस तरीके से दिखाते हैं, ये रहा कुछ कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, ये रहा कुछ एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लगा देते हैं। कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर का एक ऊपर की ओर लगा देते हैं, छोड़ देते हैं कुछ घंटों तक। फिर जब हम इस कॉम्ब को बाहर निकालेंगे तो खुद सोचो बेटा, जब कॉम्ब को अगर आप बाहर निकालोगे तो आपका जो जेल है उसमें छोटे छोटे से गड्ढे बन जाएंगे। इससे गड्ढे बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे गड्ढे भाई, क्योंकि आपने जेल में कंगा घुसा रखा था। कंगा को बाहर निकालोगे तो कुछ ऐसे से क्या बनेंगे? इसमें आपके गड्ढे मिलेंगे। इन्हीं गड्ढों को हम बेटा बोलते हैं वेल्स। और एक गड्ढे क्यों चाहिए भाई? सैंपल किस में रखोगे? तो इन्हीं गड्ढों में सैंपल रखा जाता है, ठीक है। वेल्स बन जाते हैं। तो इन गड्ढों में हम क्या रखते हैं? इन गड्ढों में हम रखते हैं सैंपल। कौन सा सैंपल? वही जो हमने पीछे रेडी किया वेक्टर वाला सैंपल रखते हैं इसके अंदर। और जब हम इसमें करंट पास करवाते हैं तो ये सेपरेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है? बाईपासिंग करंट सेपरेशन होता है। क्या होता है बेटा? सेपरेशन होता है। और इस सेपरेशन के दौरान जो आपके हैवियर एंड हैं या जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, जो आपके लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मिलते हैं आपको कैथोड की तरफ, क्योंकि हमने यहाँ पे रखा है ना भाई, अपने अपने सैंपल्स को यहाँ रखा है हमने। तो जो बड़े बड़े हैं वो यहीं मिल जाएंगे आपको ऐसे मोटे मोटे फॉर्म में। अभी देखो शीट दिखाऊंगी मैं आपको। और जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं
जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपको किधर मिलेंगे, एनोड की तरफ, क्योंकि ये मूव करते हैं, ये फास्ट मूवमेंट शो करते हैं और ये स्लो मूवमेंट शो करते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे पतले पतले एंड, तो इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जब इसमें सेपरेशन हो जाएगा, एक तरीके से सेपरेशन जब हो जाएगा तो हम इसके अंदर क्या डालेंगे, एक स्टेन डालते हैं। स्टेन कौन सा होता है, इथिडियम ब्रोमाइड। हम इसमें क्या करते हैं, एक स्टेन यूज करते हैं। स्टेन का नाम क्या है, इथिडियम ब्रोमाइड। ये इथिडियम ब्रोमाइड एक ऐसा स्टेन है जो ऑरेंज कलर के बैंड्स बना के देगा, जो क्या करेगा, ऑरेंज कलर बैंड बनाएगा। और ये बैंड सिर्फ तभी विजिबल होंगे जब आप इसके ऊपर यूवी रेज एक्सपोजर करेंगे। तो जब ये एक्सपेरिमेंट होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें यूवी रेज का एक्सपोजर करते हैं, और यूवी रेज का एक्सपोजर करते हैं तो आपको कुछ इस तरह के बैंड्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। ये रहे आपके लार्जर बैंड्स, दिस इज ऑन द कैथोड साइड, और ये आपके स्मॉलर बैंड्स हैं, दिस इज ऑन दी एनोड साइड। ये आपको मिल जाते हैं और आप इनको क्या कर लेते हो, सेपरेट कर लिया, आपने सेपरेशन कर लिया। तो अटिपिकल एगरोज जेल, अच्छा मैंने एजेटी लिख दिया, एगरोज जेल है आपके में, सॉरी बच्चों, एगरोज जेल। मैम ये नाम भूल जाती है बार बार ही, पता नहीं क्यों आदत पड़ गई है, भर भी भूल जाती हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रोमॉर्फोसिस में देखते हैं कि कैसे माइग्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड लेन वन एंड डाइजेस्टेड सेट ऑफ फ्रेगमेंट लेन 2 and 4। ये जो फर्स्ट वाली जो लेन है ये क्या है, ये है अनडाइजेस्टेड पार्ट और ये डाइजेस्टेड। क्योंकि देखो अनडाइजेस्टेड क्यों बोला, क्योंकि आगे सेपरेट ही नहीं हुआ, तो इसीलिए हम इसे क्या बुलाते हैं, अनडाइजेस्टेड। इस वाले को हम बुलाएंगे अनडाइजेस्टेड, और बाकी क्या है आपके डाइजेस्टेड है। ठीक है बेटा, क्लियर। इस तरीके से हम तीसरा प्रोसेस करते हैं जिसे हम कहते हैं सेपरेशन। फिर द स्टिकी एंड फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। कुछ अच्छा, ये तो नॉमेनक्लेचर बता दिया है मैंने, इसमें कुछ ऐसा नहीं है पढ़ने वाला। फर्स्ट 2 लेटर क्या दिखाता है, फिर है सिंथेसाइजिंग एंजाइम, दे प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्ट्रैंड ऑन सुटेबल टेम्पलेट। रिवर्स ट्रांस, अच्छा देखो अभी हाँ ये बात याद है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स क्या होते हैं। तो बेटा देखो सिंथेसाइजिंग एंजाइम की बात करें तो ये कुछ एंजाइम्स होते हैं जो रोल प्ले करते हैं आपके डीएनए को बनाने में, सुटेबल टेम्पलेट्स बनाने में। सेरा 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और एक होता है डीएनए पॉलीमरेज। देखो डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए पॉलीमराइज करवाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट्स वो होता है बेटा जो आरएनए को कन्वर्ट करवाता है डीएनए में। ये क्या करवाएगा, आरएनए से डीएनए बनवाएगा वापस, इसलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनना। पर यहाँ पे उल्टा हो रहा है तो इसलिए बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंड डीएनए पॉलीमरेज मतलब डीएनए से डीएनए का बनना। ये 2 प्रकार के हमारे पास सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स होते हैं। फिर कुछ होते हैं जॉइनिंग एंजाइम्स, जो डीएनए लाइगेज मैंने आपको बताया मॉलिक्यूलर ग्लू कहलाती है, या सीलिंग एंजाइम्स भी आप इन्हें कहते हैं। फिर कुछ होते हैं हमारे अल्कलाइन फॉस्फेट। अच्छा, दे कट ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम 5' ऑफ लिनियराइज सर्कुलर डीएनए टू चेक इस रिक्स। नहीं ये वाला आपके में नहीं है, इसको आप रहने दो, इसको अवॉइड करिए। फिर क्लोनिंग वेक्टर। तो अब हमारी बात आती है डीएनए दैट सेपरेट। देखो ये रहा आपका वो डीएनए, हमने सेपरेशन किया था, सेपरेशन हुआ था हम लोगों ने जेल इलेक्ट्रोमॉर्फोसिस से सेपरेशन किया था। सेपरेशन करने के बाद क्या करते हैं हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते थे। देखो ये आपका पूरा मटेरियल, आपने इसको सेंट्रीफ्यूगेट करवाते हैं, सेपरेशन करते हैं, और इससे देखो ये जो आपको जो मिल रहा है ये वाला पार्ट क्या है आपको, ये डीएनए मिल रहा है आपको, और इसके कहते हैं स्पोलिंग। क्या कहते हैं इसे, स्पोलिंग। एक पिक्चर दिखाई, ठीक है, इमेज में इसको सही पोजीशन पर लगा देती हूँ। ठीक है बच्चों, सो अब आती है बारी भाई एम्प्लीफिकेशन की। पहले वेक्टर से पहले एम्प्लीफिकेशन की बात हमने नहीं की, तो एम्प्लीफिकेशन की बात हम कर लेते हैं, यहीं पर ही बात कर लेते हैं। चौथे प्रकार की 3 हो गए ना, अब है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। भाई जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है नहीं बनानी है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, पीसीआर मेथड से करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है दोबारा बोलिए, रिपीट आफ्टर मी, पॉलीमरेज
चेन रिएक्शन। अब ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बेटा 3 स्टेप में होती है। पहला होता है डीनेचुरेशन। What is the first name of first step of this PCR reaction? Denaturation. Denaturation के बाद होता है एनिलिंग। क्या बच्चे? एनिलिंग। एनिलिंग के बाद तीसरा होगा एक्सटेंशन। ठीक है, ये 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले डीनेचुरेशन में क्या होता है देखिए, फर्स्ट डीनेचुरेशन। तो बेटा डीनेचुरेशन में हम लोग क्या करते हैं? डीनेचुरेशन में हम लोग क्या करते हैं? हम लेते हैं ये रहे अपने डीएनए के फ्रैगमेंट्स। दिस इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ले लिया डीएनए का सीक्वेंस। सीक्वेंस में इस पर मेंशन नहीं कर रही, हमने एक डीएनए टेम्पलेट ले लिया है। हम क्या करेंगे, इस डीएनए टेम्पलेट में को डीनेचर्ड करेंगे। कैसे डीनेचर करते हैं? इसको बहुत हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे? हाई टेम्परेचर, जैसे कि 90 से 95 डिग्री, 90 to 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। तो इसके ऊपर जो एंजाइम्स है वो डीनेचर्ड होंगे। डीनेचर होने से क्या होगा बेटा, इनके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, नाइट्रोजनस बेसिस में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड की क्लीवेज हो जाएगी, टूट जाएंगे, जिससे आपके जो स्ट्रैंड्स हैं वो क्या हो जाएंगे बेटा, सेपरेट। स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। हो गया। फिर सेपरेशन के बाद दूसरी क्या होती है, एनिलिंग। एनिलिंग में क्या होगा, आप देखो ये आपके 2 स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, 5 प्राइम से 3 प्राइम, एक होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम। अब क्या होगा, ये एनिलिंग क्या करता है, यहाँ पर इनके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनाना शुरू करता है। इसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ऑन 3 प्राइम पोजीशन। हमें क्या चाहिए होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन 3 प्राइम पोजीशन। हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3 प्राइम पोजीशन पे एक ऐसा हम स्ट्रैंड लेते हैं जो कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनता है। ये रहा यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, ये 5 प्राइम, ये क्या है 3 प्राइम। ऐसे यहाँ पर होगा 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इनको हम इसीलिए प्राइमर एनिलिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमर, क्योंकि ये स्टार्ट कर रहे हैं। प्राइमर एनिलिंग, इनका काम क्या होता है, इन स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री बनाना। और जैसे ये बनना शुरू हो जाते हैं तो तीसरा स्टेप क्या है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब इन कॉम्प्लीमेंट को और एक्सटेंड कर दो। कैसे एक्सटेंड होंगे, न्यूक्लियोटाइड ऐड होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, एक्सटेंड होगा, पर क्या अपने आप ऐड हो जाएगा। अच्छा, ये काम टेम्परेचर होता है इसमें काफ़ी कम, 55 डिग्री सेल्सियस टू 60 सेल्सियस तक का ये काम होता है। फिर क्या होता है एक्सटेंशन में, ये था आपका डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम, बच्चों मैंने एक चीज़ उल्टी ले ली ना, आप मुझे बता भी नहीं रहे हो मैम ये 5 हो गया। अरे यार सॉरी बच्चों, सॉरी 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 सॉरी। अरे यार ये क्या हो गया, इसको आप ठीक ज़रूर कर लेना अपने जो नोट्स बना रहे हैं आप लोग। मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, क्या आप ठीक है ना। अरे यार ओके बच्चों, हो जाता है, करते करते काम हो ही जाता है थोड़ा बहुत। तो ये रहा, तब यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, तो बेटा यहाँ पर यूज़ किया जाता है एक TAQ नाम का पॉलीमरेज। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये PCR रिएक्शन हो रही है ये हाई टेम्परेचर पर फेवर होती है। कब होती है ये, हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन क्या है बेटा, फेवर है। अब हाई टेम्परेचर पे अगर फेवर है तो भाई कुछ ऐसे एंजाइम, देखो अगर आपको इसको एक्सटेंड करवाना है तो एंजाइम तो चाहिए ना, तो कुछ ऐसे एंजाइम चाहिए जो इस हाई टेम्परेचर को झेल सके। तो वो कैसा एक एंजाइम है, TAQ पॉलीमरेज है। इसे ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ये थर्मल प्रॉपर्टीज़ में भी अपने आप को मैनेज करता है। इसमें TAQ वर्ड क्यों है, देखो T वर्ड लिया है इसका थर्मस से, AQ लिया है एक्यूटेस से। इसको जो ओरिजिनेट किया जाता है, इट इज़ ओरिजिनेट, इसको ओरिजिनेट करते हैं किससे, थर्मस। थर्मस मतलब थर्मल एक्यूसीडेस से, एक्यूसीटस से, थर्मस एक्यूसीटस से इसको
ओरिजिनेट किया जाता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं TAQ पॉलीमरेज। ये पॉलीमरेशन करवाएगा, न्यूक्लियोटाइड ऐड करवाएगा, जिससे आपका न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, आगे एक्सटेंड करता जाएगा और इस तरीके से आपके स्ट्रैंड का क्या होता रहेगा, पॉलीमराइजेशन होता रहेगा। तो इस तरीके से हम पहुंचे अपने कौन से स्टेप पे बच्चों, 4। जब 8 हो जाएंगे तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। 4 स्टेप्स क्लियर हैं। आइसोलेशन कर लिया, फिर फ्रेगमेंटेशन कर ली, सेपरेशन कर ली और पॉलीमराइजेशन भी हमने कर ली। अब हम क्या करेंगे, सब कुछ रेडी हो गया, बस अब बिठाना है गाड़ी में और पहुंचाना है। तो मतलब अब अपने को चाहिए वेक्टर। ओके बच्चों, सो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, हम लोगों ने 4 मेथड डिस्कस कर लिए। नाउ अब बात ये आती है किसकी, क्लोनिंग वेक्टर की। क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, जैसे कि लिखा हुआ है, इट इज अ व्हीकल डीएनए। व्हीकल मतलब एक वो सब्सटेंस या एक वो एजेंट जो डीएनए को कैरी करेगा एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से होस्ट सेल के अंदर। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, इट इज अ व्हीकल विच ट्रांसफर डिजायर जीन या इंटरेस्ट ऑफ जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट, विच ट्रांसफर जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू होस्ट सेल। अब बात आती है कि वाई व्हीकल, क्यों व्हीकल की जरूरत पड़ती है भाई, क्या बिना व्हीकल के हम इसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं करवा सकते? क्या हम डायरेक्टली भाई डीएनए निकाला पास कर दो? तो बेटा अगर हम डायरेक्टली ये काम करते हैं तो डीएनए रिकॉम्बिनेट नहीं करेगा। अगर डायरेक्ट मेथड अगर हम अपनाते हैं तो वहां पर क्या होगा, वहां पे होगी एब्सेंस ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेशन। वहां पे डीएनए रिकॉम्बिनेट ही नहीं करेगा, और अगर रिकॉम्बिनेट नहीं करेगा तो भाई क्या काम है इसका, क्या फायदा है? तो बेटा व्हीकल जो होता है, व्हीकल के अंदर ही क्या करता है, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट होता है। तो व्हीकल के अंदर ही क्या होता है बेटा, स्टार्ट होता है डीएनए रिकॉम्बिनेशन। इसलिए हमें व्हीकल की ज़रूरत पड़ती है डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफॉर्म करवाने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन करवाने के लिए। सो हमारा 5th पॉइंट यही था, आपका लाइगेशन करना जीन का किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर वेक्टर के द्वारा। कैसे होता है, तो उसके लिए कुछ हमें फीचर्स पढ़ने पड़ेंगे, किसके, वेक्टर्स के लिए। अच्छा पहले मोस्ट कॉमनली यूज वेक्टर्स कौन कौन से हो सकता है, तो बेटा प्लाज्मिड देख लिया आपने, टीआई प्लाज्मिड मोस्ट कॉमनली यूज होता है, और एक होता है बैक्टीरियोफेज आपका वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, और कुछ हमारे रेट्रोवायरसेस भी हैं, सम रेट्रोवायरस आर आल्सो प्रेजेंट एज अ वेक्टर फॉर्म। रेट्रोवायरसेस, क्लियर? सो ये चीजें क्या है हमारे पास प्रेजेंट है, किस चीज के लिए भाई, हमारे पास प्रेजेंट है फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द होस्ट सेल। अच्छा क्या लिखा है देख लीजिए, रीड कर लेते हैं। द वेक्टर आर डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट कैन कैरी अ फॉरेन डीएनए सेगमेंट एंड रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल। क्योंकि रेप्लिकेशन यहीं शुरू होगी, कैसे होगी वो भी मैं इसके कैटेसिस में बताती हूँ। वेक्टर्स में भी प्लाज्मिड, या कोई प्लाज्मिड हो सकता है, बैक्टीरियोफेज हो सकता है, कॉस्मिड हो सकता है, फैगोमिड्स हो सकते हैं, या आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जैसे कि जिसको मैंने बात की YACCT, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो सकता है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो सकते हैं, टोपोसोम्स हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसका यूज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा रेट्रोवायरस का मतलब वायरस विच हैज अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ RNA। सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड, ये मेरे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि सिंगल स्टैंडर्ड होता है या फिर डबल स्टैंडर्ड होता है। सो अगर अब हम यहाँ पे बात करें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर की, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर, कि भाई वेक्टर में क्या खास बातें होती हैं, तो पहली खास बात तो ये होती है बेटा कि वेक्टर का साइज जितना छोटा होगा, स्मॉल साइज प्रिफर किया जाता है। सही बात है भाई, चलना फिरना है तो छोटा होगा तो आसानी से जल पाएगा और आसानी से हम उसे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इजीली कंट्रोलेबल है, हैंडेबल है एंड हाई स्पीड शो करेगा मूवमेंट में, इसीलिए साइज क्या होना चाहिए, छोटा। दूसरा प्रेजेंस ऑफ ओराई, ओराई का प्रेजेंस होना चाहिए। ओराई को बोलते हैं बेटा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। हमने यही तो पढ़ा कि भाई जो डीएनए को हम सीधा क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि वहां पे डीएनए रिकॉम्बिनेशन, डीएनए रेप्लिकेशन वाली टेक्निक एब्सेंट है। तो बेटा होस्ट सेल के पास होना चाहिए ना, होस्ट सेल के पास वो जगह होनी चाहिए जहाँ पे रेप्लिकेशन हो सके। तो ये वो पॉइंट है या ये वो पाथवे होता है, या आप कह सकते हो ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, स्टार्ट होता है, जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, स्टार्ट होता है।
और ये कंटिन्यूसली फिर चलता रहता है किसके अंदर, ठीक है, और ये कंटिन्यूसली चलता रहता है किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर। फिर वेक्टर के पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए, वेक्टर के पास प्रेजेंट होने चाहिए सिलेक्टेबल मार्कर्स। सिलेक्टेबल मार्कर्स, सिलेक्टेबल मार्कर्स का मतलब है जैसे कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट योर डीएनए, योर वेक्टर, मान लो कि वेक्टर है, दिस इज अ वेक्टर, लेट्स से दिस इज योर वेक्टर, ये आपका एक वेक्टर है। मैंने बोला कि इस वेक्टर के अंदर एक सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर मतलब एक जीन, पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए कोई एक ही पोजीशन होनी चाहिए। मान लो अगर इसके पास भाई बहुत सारी मैनी लोकेशंस हो, अगर इसके पास मैनी लोकेशंस हो, भाई बहुत सारी लोकेशन हो, कोई भी जीन आएगा इससे कंबाइन हो जाएगा, तो बेटा फिर कैसे काम होगा। अगर बहुत सारे ऑप्शन है, भाई खुला है, कोई भी आ जाए कोई भी चला जाए, तो वहाँ कैसे हम अपने पर्टिकुलर चीज़ को भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते हैं ना। तो इसीलिए मैंने बोला कि आपके जो आपका जो वेक्टर है, वेक्टर के अंदर सिलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए, कुछ सिलेक्टेबल पोजीशंस होने चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पर ही बैठकर वो जा सकता है। इसको बोलते हैं हम सिलेक्टेबल मार्कर्स। मान लीजिए मैंने बोल दिया कि भाई आपको अगर ये वाला जीन लेके जाना है, लेट्स से यू हैव टू टेक इन अ बेसिक 15, आप ये लेके जा रहे हो, तो मान लीजिए उसके लिए कि पर्टिकुलर पोजीशन है कि भाई ये यहीं से आप लेके जा सकते हो, इसकी जगह और कोई जगह है नहीं, यहीं पे अटैच होगा, तो ये सिलेक्टेबल मार्कर होना ज़रूरी है। फिर चौथी चीज़ भाई यहाँ पर क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट वही साइट होती है सिलेक्टेबल मार्कर पे प्रेजेंट, जैसे कि मैंने बोला कि इस मार्कर ने सिलेक्ट करके बता दी कि ये जगह है वो, और इसी के ऊपर क्या होगा, अब आपका जो जीन है वो आके बैठेगा, ऐसे आके बैठ जाएगा, और फिर क्या करेगा, ये मूव करेगा किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर। तो पहला तो साइज छोटा होना चाहिए, ओराई होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए, फिर वहाँ पर सिलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए कि भाई सिलेक्शन हो सके, और फिर एक क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, पर्टिकुलर क्लोनिंग साइट, सिंगल क्लोनिंग साइट फॉर सिंगल जीन या स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक जीन्स, इट इज स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक जीन्स। हर जीन्स के लिए ये जगह क्या होनी चाहिए बेटा, स्पेसिफिक होनी चाहिए। क्लियर, ये बात होनी चाहिए। फिर प्लाज्मिड क्या है, तुमने बोल दिया कि प्लाज्मिड इज अ वेक्टर। अब प्लाज्मिड वेक्टर क्यों है, क्योंकि बेटा इसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, तो यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन या म्यूटेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स है, नेचुरली बैक्टीरिया में हमें मिल जाता है और इजिली डिस्कवर्ड है। डिस्कवर किसने किया था, विलियम हेज एंड जॉस्पर लैडबर्ग ने। प्लाज्मिड आर नॉन इसेंशियल फॉर नॉर्मल सेल ग्रोथ एंड डिवीजन, ये सिर्फ ट्रेड्स को पास करता है। अच्छा, प्लाज्मिड देखो 1 or 2 कॉपीज और इन दी मल्टीपल कॉपी इनसाइड दी होस्ट ऑर्गेनिजम्स, कितने मॉलिक्यूल्स को पास, कितनी कॉपीज पास कर सकता है, हमें कॉपीज बनानी पड़ती हैं, तो कितनी कॉपीज, 1 से 2 कॉपी से 500 से 700 कॉपीज ये पास कर सकता है। तो नंबर ऑफ कॉपीज जो है वो भी डिपेंड करती है सिलेक्टेबल मार्कर से। नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड जो है हैव बीन मॉडिफाइड टू सर्व एज अ वेक्टर इन अ लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में हम इसे बना लेते हैं। मोस्ट वाइडली यूज जो होता है वेक्टर आपका वो है बेटा आपका यहाँ से PBr32। देखो बेटा इसमें जो P है ये प्लाज्मिड है एंड बी यहाँ पे साइंटिस्ट है बॉलीवुड रियलिटी जिन्होंने इनको डिस्कवर किया था, एंड 322 इज अ नंबर विच इज गिवन इन अ लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में हर एक पर्टिकुलर वैक्टर को एक पर्टिकुलर नंबर, जैसे कि आपके स्कूल में आपका रोल नंबर होता है, आपकी क्लास में आपका रोल नंबर होता है, ऐसे ही जब हम लोग लैब में वर्क करते हैं किसी पर्टिकुलर जीन पर तो उसको भी हम एक नंबर प्रोवाइड करते हैं। तो 322 इज द नंबर विच इज गिवन टू दिस वैक्टर। और तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक वेरा बॉलिवर एंड रॉड्रिग्यूज ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए यहाँ पे PBr है और P मतलब यहाँ पर प्लाज्मिड है। ये मैंने आपको बताई दिया क्या है। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं PBr2 में। सबसे पहले भाई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये अलाउ करता है, प्रोडक्शन करता है मल्टीपल कॉपीज पर सेल, ये कंट्रोल भी करता है इस चीज़ को, कितनी कॉपीज बनानी है ये इसी को कंट्रोल करता है। फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं इसके पास, मतलब एम्प्लिसिन जीन होता है, टेट्रासाइलिन रेजिस्टेंट जीन होता है, मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है कि एंटीबायोटिक से
से कोई दिक्कत ना हो। हमारे शरीर में भी एंटीबायोटिक बनते हुए कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर हमारे शरीर में आ रहा है तो हमारे इम्यून सिस्टम क्या करेगा, रिकग्नाइज करेगा, मारेगा, उसकी एंटीबॉडीज बना लेगा। तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, किसको एंटीबायोटिक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तभी तो काम हो पाएगा। फिर यूनिक रिकग्निशन साइट है भाई, ऐसा नहीं कि कहीं भी जाके बैठ जाओ, एक पर्टिकुलर सिलेक्टेबल मार्कर होगा भाई इसके पास, ठीक है। और ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्या है भाई, एक ई कोलाई का पीबीआर की आपको स्टेजेस दिखाई गई हैं। अच्छा, रेस्ट्रिक्शन साइट्स यहाँ पे दिखाई गई है। सबसे पहली बात देखो भाई, यहाँ पर क्या क्या दी हुई है, ओराई एंड द एंटीबायोटिक। अच्छा देखो, सबसे पहले यहाँ पे ओराई क्या क्या गिवन है, ओराई ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन। तो ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन के लिए बेटा हमारे पास जो जगह है वो कौन कौन सी है, तो बेटा एक तो ये है ई कोराई, जिसमें ई कोराई 1 आ रहा है, क्लाइफॉस आ रहा है, हाइंड 3 आ रहा है, ये जगह है। फिर हमारे पास ये जगह है जहां पर हो सकता है आपका ये जगह और ये जगह, दीज आर दी पोजीशन जहां पर ओराई ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन हो सकता है। फिर हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स भी हैं जो कि एंटीबायोटिक से हमारी रक्षा करेंगे भाई, और वो है बेटा आपके AMPR एंड TER। ये देखो ये दोनों के दोनों जो हैं, दीज टू आर दी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। कौन है ये है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। और इसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के एरिया में कौन कौन से प्रोटीन्स या कह सकते हैं कौन कौन सी क्लोनिंग साइट्स अवेलेबल है। तो एक अवेलेबल है PST1, PU1, और इस वाले एरिया में है BMH1 और SEL1। याद रखनी है कि टर्ट वाले एरिया में कौन कौन सी चीज़ प्रेजेंट है और एम्प्लिसिन वाले एरिया में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है। और फिर एम्प्लिसिन और टर्ट के बीच में जो है वहाँ पे ई कोराई, क्लैकफॉस और हाइंड 3 प्रेजेंट है। और नीचे आते हो जो आपकी रोप वाली साइड है, दैट साइड दैट विच इज इन द ग्रीन कलर, जो रॉप वाली है, ये कोड करती है रेप्लिकेशन के लिए। क्या करती है ये, इट इज कोड फॉर रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन, ये रेप्लिकेशन के लिए कोड करेगी, ठीक है बेटा, कोड पर करती है। और ये ओराई है जो आपको बताई दिया क्या करता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये डायग्राम आपको याद रखना है कि कैसे होता है। अब मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कि भाई हमें वेक्टर के थ्रू उसको ट्रांसफर करना है, पर बच्चों तो अब हमारे पास बात है, मान लीजिए कि ये रहा हमारा TI प्लाज्मिड, ये हमारा TI प्लाज्मिड है, ये रही हमारे TI प्लाज्मिड है। मान लीजिए ये वो जगह है आपकी एम्प्लिसिन वाली, ये आपकी एम्प्लिसिन है, एंड दिस इज टेट्रासाइलिन वाली, ठीक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन से 2 पोजीशन है, ऐसे यहाँ पर एम्प्लिसिन एंड टेट्रासाइलिन वाली 2 पोजीशन ही हमारे पास प्रेजेंट है। अब मान लीजिए भाई मैंने क्या किया, मैंने एक पर्टिकुलर डिजायर जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसमें डाला। मैंने क्या किया, इसमें एक पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट को करना चाहती हूँ मैं इंसर्ट, घुसाना चाहते हो। अब ये देखो 2 काम हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी देखनी है भाई, हो सकता है हो जाए या हो सकता है ना हो। मान लो ये यहाँ पर हमने डाला, जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं आया इसमें, पर यहाँ पर डाला तो जीन ऑफ इंटरेस्ट देखो यहाँ पर आ गया, ये रहा, मान लीजिए ये रहा, ये है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये वाला जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया तो मैं इसको रिकॉम्बिनेंट कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन एप्लीकेशन शुरू हो गया होगा, तो इसे हम सिंपली क्या बुला सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट। और जहाँ पर नहीं हुआ तो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा भाई, जब तक आएगा नहीं तो रिकॉम्बिनेशन तो हो ही नहीं सकता, नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो बेटा अब आपका जो वेक्टर है वो इन दोनों को कैरी कर सकता है। तो अब आपको नहीं पता कि आप प्लाज्मिड में जो पास करवा रहे हो उसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है या नहीं है, ये हमें नहीं पता, ये हमें नहीं पता भाई, कैसे है या नहीं है हमें नहीं पता भाई, ये वाली बात। अब अगर नहीं पता हमें तो हम लोग कैसे करेंगे भाई, अब अगर नहीं पता तो हम लोग कैसे काम करेंगे, यही चीज़ अब देखो हमें समझना है इस पाथवे में। ये वेक्टर में आपने डाल दिया, मान लीजिए अब आपको के पास कंडीशन क्या है, ये रहा, मान लीजिए आपने और अपने होस्ट में पहुंचा दिया, किस में पहुंचा दिया, होस्ट में।
अब होस्ट में पहुंचा दिया हमने, मतलब क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अभी ई कोलाई है आपके पास, जो आमतौर पे हमारे पास प्रेजेंट होती है। अब इस ई कोलाई में 3 कंडीशन होगी, हो सकता है भाई इतने तो पास ही ना हो, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ना हो। दूसरी कंडीशन ये है कि आपकी ई कोलाई में ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया है, पर किसका, नॉन रिकॉम्बिनेंट का, ये आ गया जो कि नॉन रिकॉम्बिनेंट। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है भाई, कि ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया, वो भी किसका, रिकॉम्बिनेंट का। रिकॉम्बिनेंट का क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन, देखो ये रहा रिकॉम्बिनेंट का। अब हम कैसे पहचानेंगे कि भाई कैसी कंडीशन है, तो इनके लिए हम क्या करेंगे, हम इन तीनों में हम क्या करेंगे, एम्प्लिसिनिन पास करेंगे। क्यों एम्प्लिसिनिन, क्योंकि बेटा एम्प्लिसिनिन क्या है, एक तरह का एंटीबायोटिक है, उसको हम पास करेंगे। जिसके पास उनका रेजिस्टेंस जीन है वो बच जाएगा, जिसके पास नहीं है वो नहीं बचेगा। मान लेते हैं हम लोग टर्ट वाले की बात कर रहे हैं, हम लोग टर्ट वाले की बात करें कि हमने किसमें किया है भाई, हम लोगों ने BMH1 दिया है। BMH1 को हम की पोजीशन पे हम लोगों ने क्या किया है, ये हमने सिलेक्ट किया था, यहाँ पर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को घुसाया है। अब इसके बाद अब कौन सा है ये हमें पहचानना, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करा, मान लेते हैं कि हमने इनमें एम्प्लिसिन पास किया। जब हमने एम्प्लिसिन पास किया तो देखो बेटा रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट ये आया कि हमारे पास 2 चीज़ें हमें मिली। एक तो हमें ई कोलाई मिला जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन और नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला था वो मिला, और दूसरा हमें मिला ट्रांसफॉर्मेशन और रिकॉम्बिनेंट वाला। हमें विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन वाला मिला ही नहीं। क्यों, क्योंकि भाई इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो प्लाज्मिड नहीं आया, प्लाज्मिड नहीं आया तो एम्प्लिसिन वाली रेजिस्टेंट साइट भी तो नहीं आई। अब रेजिस्टेंट साइट नहीं है तो एंटीबायोटिक है तो उसे मारेगा, तो इसे किल कर दिया। क्यों भाई, क्योंकि हम लिखेंगे कि इनके पास जो रिकॉम्बिनेंट, जो नॉन ट्रांसफॉर्मेशन वाला है, इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स क्या है, एब्सेंट है ना मेरे बच्चे। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन क्या है, एब्सेंट है। अब जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स ही नहीं है तो एम्प्लिसिनिन डालेंगे तो एम्प्लिसिनिन तो उसे किल कर देगी। किन को नहीं किल करेगी, इसको किल नहीं करेगी, किसको किल नहीं करेगी। पर अभी भी हमारे पास ट्रांसफॉर्म नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट है। हम तो रिकॉम्बिनेंट को आगे कल्चरिंग करेंगे, तो हम क्या करेंगे, तो बेटा एक काम करो, टेट्रासाइलिन डाल के देख लो, टेट्रासाइलिन डाल के देख लो। अब हम क्या करेंगे, टेट्रासाइलिन डाल के देखेंगे। देखो इसमें यहाँ बताती हूँ। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पर टेट्रासाइलिन डालेंगे। मान लीजिए ये टेबल है आपकी, इसमें हमने क्या डाला, टेट्रासाइलिन। अब टेट्रासाइलिन जब हम डालेंगे तो हमारे पास जो है, हमें जो मिलेगा वो सिर्फ हमें वो ई कोलाई मिलेगा जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था और नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला था। ये हमें ई कोलाई मिल जाएगा, वो डाई कर जाएगा। क्यों डाई कर जाएगा बेटा, क्योंकि वहाँ पे इनएक्टिवेशन हो गया, वो इनएक्टिवेट हो गया। अगर कभी भी किसी भी, देखो इनएक्टिवेशन, इसको हम इंसर्शन भी बोलते हैं। इंसर्शन इसका मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी पर्टिकुलर वेक्टर पे, यहाँ पर सिलेक्टेबल मार्कर साइड पर, क्लोनिंग साइड पर आप जब कुछ अटैच कर देते हैं, यहाँ पे उसे रिकॉम्बिनेंट कर देते हैं, तो बेटा रिकॉम्बिनेंट करने से उसकी रेजिस्टेंस साइट क्या हो जाती है, इनएक्टिवेट। तो मैंने टर्ट वाली रेजिस्टेंस साइट पर इसको क्या किया था, टर्ट वाली रेजिस्टेंस साइट पर मैंने रिकॉम्बिनेंट करवाया था, मैंने आपका प्लेस किया था, इंसर्शन किया था। तो इसकी वजह से क्या हो गया, आपका जो टेट्रासाइलिन रेजिस्टेंट साइट है, टेट्रासाइलिन रेजिस्टेंट साइट जो थी वो क्या हो गई मेरे बच्चे, वो हो गई इनएक्टिव। और जैसे ये इनएक्टिव होगी तो अगर आप टेट्रासाइलिन डालेंगे तो ये उससे आपको बचाएगी नहीं, इसलिए यहाँ पे किल हो गया। तो इससे हम लोग पहचान लेंगे कि भाई अपने पास ट्रांसफॉर्म और रिकॉम्बिनेंट वाला कौन सा, और उसी को हम क्या करेंगे फिर आगे कल्चर करेंगे। ठीक है, तो यही देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 यूनिक साइट है हमारे पास, एक PST1 एंड PU1 जो लोकेटेड है इन दी एम्पलीफाई रीजन, और BAMH1 सेल ये जो है हमारे पास टर्ट रीजन में। कुछ और भी यूनिक रेजिस्टेंस साइट जैसे इकोराई, क्लैड, हाइंड वाली, ये कोड करते हैं प्रोटीन इन्वॉल्व फॉर द रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेशन के लिए करेगा। फिर बैक्टीरियोफेज भी एक वायरस वो वैक्टर है। देखो द इंजेक्टेड DNA is selectively replicate and expressed in the host bacterial resulting in a number of phages which burst out of the cell and reinfect neighboring cell। देखो यहाँ पर क्या बताया कि जब हम लोग किसी भी इन्फेक्टेड DNA को
होस्ट सेल में पास कर देते हैं तो भाई होस्ट सेल में जाके वो मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करके होस्ट सेल बर्स्ट होगा और आसपास के सेल्स पर भी क्या पहुंचाएगा, इन्फेक्शन पहुंचाएगा। मान लो ये सेल है, इस सेल में कोई ये इन्फेक्टेड बैक्टीरिया का डीएनए आ गया तो अब ये क्या करेगा, ये रेप्लिकेशन करेगा, रेप्लिकेट कर गया, ये रेप्लिकेशन हो गई, रेप्लिकेशन हो गई, कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, ये वाला जो सेल है ये बर्स्ट हो जाएगा और इसका जो डीएनए है वो किसको अफेक्ट करेगा। अब यहाँ पे कोई जो हमारे नेबरिंग सेल्स हैं उन नेबरिंग सेल्स पे क्या करेगा, ये अटैक मारना शुरू कर देगा, जिसको हम लाइटिक पाथवे कहते हैं। तो दो फेजेस हैं हमारे पास, एक्सट्रीमली मॉडिफाइड है, एक क्लोनिंग वेक्टर के लिए लैम्डा फेज और एक होती है M13 फेज। ये तीन फेजेस हमारे पास, दो फेजेस हमारे पास अवेलेबल है क्लोनिंग के लिए। फिर लैम्डा फेज, इसमें डबल स्टैंडर्ड होती है, लीनियर डीएनए होता है, जीनोम नंबर 48 होता है, 514 बेस पेयर पर यूनिट होते हैं जिसमें 12 बेसेस होते हैं हर एंड पर, ये याद रखनी है आपको बातें। और अगर दीज एंड्स आर स्टिकी, इनके एंड कैसे होते हैं, स्टगी होते हैं, कोहेंसिव होते हैं, मैं बताता स्टिकी एंड कैसे होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है पैकेजिंग डीएनए इनटू फेज रीड। एक इंपॉर्टेंट फीचर देखो लैम्डा जीनोम का क्या है कि लार्ज फ्रेगमेंट इन द सेंट्रल रीजन ऑफ द जीनोम इज नॉन एसेंशियल फॉर लाइटिक इन्फेक्शन, कि भाई सेंट्रल रीजन में फ्रैगमेंटेशन की जरूरी नहीं है, कहीं से भी अटैच हो, क्योंकि नॉन भाई स्टिकी एंड्स है ना, ऐसे एंड्स हैं स्टिकी एंड, तो सेंट्रल में जरूरी नहीं है ना। फिर इसीलिए वेक्टर हैज बीन डिजाइन्ड सच दैट द रीजन कैन बी सब्स्टिट्यूटेड और रिप्लेस बाय द फॉरेन डीएनए, इसीलिए वेक्टर को चूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर डीएनए। अगर आपके डीएनए के स्टिकी एंड्स हैं तो वेक्टर को भी स्टिकी एंड के लिए चूज करोगे, ब्लंट है तो आप ब्लंट चूज करोगे। ऐसे ही M13 फेज वेक्टर जो है ये फिलामेंटस फेज होती है, ये इन्फेक्ट करता है इकोलाई के पास और उसके पास क्या होती है, एफिल होती है। इट्स जीनोम इज अ सिंगल स्टैंडर्ड जीनोम में सर्कुलर डीएनए है, बेस पेयर्स आपके पास गिवन है। आफ्टर 13 फेज डीएनए एंटर्स द बैक्टीरियल सेल, ये डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्म या RF। अभी सिंगल स्टैंडर्ड था, क्या बन जाएगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये रेप्लिकेट करेगा कब तक, जब तक 100 कॉपीज सेल्स की ना बन जाए, तो फायदा कर रहा है हमारा। जैसे कि दिखाया इन्होंने यहाँ पर कि ये क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन दिखा रहे हैं, PCR कैसे होती है, पहले डीनेचुरेशन फेस होता है, पहले हम डीनेचुरेशन करवाते हैं हाई स्टीमिंग पे, तो ये रहा हमने इसको डीनेचुरेट करवाया। डीनेचुरेशन का मतलब होता है बॉन्ड्स को अलग कर दो, ठीक है, डीनेचुरेशन करवाया। फिर होता है एनिलिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, प्राइमर लगाते हैं, जो कि जिसके लिए 3 एंड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना जरूरी है ताकि बनता रहे। फिर हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन की इस एंड को लगातार बढ़ाते हैं, जिससे डीएनए क्या हो जाता है, रेप्लिकेट करते हैं, मैंने आपको पढ़ा दिया है। फिर कॉस्मिड वेक्टर्स भी प्रेजेंट है, पर आपकी बुक में जो गिवन है वो वेक्टर्स मैंने आपको करवा दिए हैं। ईस्ट वेक्टर भी हमें नहीं देखना, पेंगिन नहीं देखना, एनिमल एंड प्लांट वायरल वेक्टर, ट्रांसपोसोस एज अ वेक्टर, शटल वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कॉलोनी, ये वाली चीज देखिए। ओराई मैंने आपको बता दिया है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कोई शॉर्ट फॉर्म में बेटा ओराई बोलते हैं। दिस इज अ सीक्वेंस फॉर्म रेप्लिकेशन, जहाँ पे रेप्लिकेशन शुरू होता है। रेप्लिकेशन अकर इन द होस्ट सेल, सीक्वेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग द कॉपी ऑफ द लिंक्ड डीएनए। भाई कितनी कॉपीज करनी है, इसको कंट्रोल भी कौन करती है, ओराई ही करती है। इसीलिए इफ पर्सन वांट टू प्रोड्यूस मैनी कॉपीज, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर डीएनए की मैनी कॉपीज बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ओराई ओरिजिन गिव्स सपोर्ट टू दी हाई कॉपी नंबर, तो आपको ओराई यूज करना चाहिए उसके लिए। फिर सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स के पास कुछ सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं जिससे वो आइडेंटिफाई करते हैं और एलिमिनेट करते हैं नॉन ट्रांसफर, और परमिट करते हैं कि भाई इसी की ग्रोथ करवानी है तो कुछ सिलेक्शन करते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया है। रिकॉग्निशन साइट, क्लोनिंग साइट के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि क्लोनिंग साइट एक सिलेक्टेबल मार्कर पे प्रेजेंट एक साइट होती है जहाँ पे आपका पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट आके अटैच होता है, स्पेसिफिक होती है ये। मल्टीपल क्लोनिंग साइट जो है वो काफ़ी हार्मफुल है, अवॉइड करनी चाहिए। फिर कॉम्पिटेंटेड होस्ट क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट एनए। अब कॉम्पिटेंटेड होस्ट भाई जिसमें हम डाल रहे हैं, कॉम्पिटेंटेड मत क्यों बोल रहे हैं भाई, अब मेरे अंदर कुछ चीज़ डाल रहे हो, मैं नहीं चाहते कि भी मेरे अंदर कुछ चीज़ आए, तो मुझे समझाओगे, बोलोगे कि प्लीज़ भाई ले लो, हम समझाएंगे, लालच देंगे, तो यही हम करते हैं। तो ऐसे होस्ट को कहते हैं कॉम्पिटेंटेड, समझा बुझा के लालच दे के रेडी किया गया होस्ट। तो कॉम्पिटेंटेड होस्ट बैक्टीरिया इसेंशियल है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन किस में करना है भाई, होस्ट में करना है। जब तक होस्ट नहीं लेकर आओगे किस में घुसाओगे, सही बात है नहीं है।
तो ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस जिसमें हम सेल टेक अप द नेक्ड डीएनए इन्वायरमेंटल फ्रेंडली और उसे हम डालते हैं। अब इसको करने का मेथड है एक हमारा हीट शॉक मेथड, हीट शॉक मेथड, शॉक देने वाला। इसमें हम क्या करते हैं भाई, ये अपना सेल है, ये अपनी सेल मेम्ब्रेन है जो बचपन से पढ़ा है कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, लिपिड बाइलेयर, हाइड्रोफोबिक। और ये है अपना प्लाज्मिड, दिस इज योर प्लाज्मिड डीएनए। ये आपका प्लाज्मिड है जिसके ऊपर ये रही कोई वेक्टर साइट बनी हुई है, ये आपकी कोई ये रहा, इसके ऊपर ये रहा, दिस इज योर वेक्टर जो कैसा है, हाइड्रोफिलिक। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेगी मैं तो तुझे नहीं आने दूंगी, कुछ भी हो जाए अंदर, मैं तो नहीं आने देने वाले तेरे को अंदर। अब क्या करें, अब कैसे घुसाएं? तो भाई अब घुसाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो रिश्वत देनी पड़ेगी, किसी ना किसी को पटाने से। भाई आप लोग कभी अगर घूमने जाते हो, मान लो पापा मना कर रहे हैं तो मम्मी को पटाते हो, मम्मी मना करे तो पापा को पटाते हो, तो भाई ये भी पहले पटाएगा किसी एक को, और पटाने के बाद हम देंगे इसको शॉक। शॉक मतलब पहले बर्फ में डाल देंगे, फिर गर्म कर देंगे एकदम से, फिर बर्फ में डाल देंगे, फिर एकदम से बहुत गर्म कर देंगे। इसे कहते हैं हीट शॉक मेथड। ताकि आपका, क्योंकि फिर से क्या होंगे, इसके जो पोर्स हैं वो इसको अलाउ कर देंगे इस मटेरियल को एंटर करने के लिए। तो हम वेक्टर को पहले इसमें डालेंगे सुटेबल एंजाइम्स की मदद से, सुटेबल एंजाइम्स लेंगे, उनकी मदद से डालेंगे, और जैसे ही एंजाइम्स होंगे तो हम इनको पहले तो आइस हीट करेंगे, और फिर एकदम से हम इनको एक तरीके से, पहले तो हम इनको आइस बात कराएंगे, एक तरीके से आप ये समझ सकते हो, फिर एकदम से हम इसको हीट कर देंगे। इसे वो कहते हैं हीट शॉक्स। और इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई आपका जो वेक्टर है इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, डाइवेलेंट कैटायंस होते हैं, कैल्शियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या बनती है, ये हाइड्रोफिलिक साइड बनती है। ये देखो ये चीज लिखा हुआ है, सिंस डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, ये पास नहीं कर सकता मेम्ब्रेन से, सो बैक्टीरियल सेल मस्ट बी कैपेबल ऑफ टू टेक डीएनए। बैक्टीरियल सेल को डीएनए लेना पड़ेगा। इसको कैसे हम करते हैं कि स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन, जैसे कि कैल्शियम, जो इंक्रीज कर देते हैं एफिशिएंसी विद विच डीएनए एंटर द बैक्टीरियम, क्योंकि भाई बैक्टीरिया को अपने साथ लेके जाना पड़ेगा, तो इसलिए हम कैल्शियम आयंस बढ़ा देते हैं उसके चारों तरफ। फिर एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कुछ ही मिनट के लिए, एंड सेल्स आर प्लेस्ड ऑन अ सुटेबल मीडियम फॉर द सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म क्लोन। पर्टिकुलर मीडियम पे उसको रखना पड़ता है। सिलेक्शन कैसे करेंगे भाई रिकॉम्बिनेंट क्लोन का, तो वही मैंने आपको बता दिया, एक तो नॉन रिकॉम्बिनेंट हो सकता है, फिर ट्रांसफॉर्म हुआ जिसमें अनअल्टर्ड वेक्टर आ गया, या रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया। तो इसको सिलेक्शन करने के दो स्टेप हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन करो, और आइडेंटिफिकेशन करके उसे आइसोलेट करो। कैसे करते हैं, इसके लिए आप अलग अलग मेथड अपनाते हैं, वही जैसे मैंने आपको एम्प्लिसिन और टेट्रासाइलिन वाला समझाया है, वही चीज़ यहाँ पे दी गई है। सिलेक्टेबल मार्कर की मदद से हम ये चीज़ करते हैं। और नॉन ट्रांसफॉर्मेशनल नहीं बेटा, इसमें से ऐसा कुछ नहीं है जो हमें देखना हो। अच्छा, अब इसमें देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्रोमोजेनिक साइट, पीबीआर। चलो लो मैं एक बार ये वाला पॉइंट यहाँ से। अब देखो मान लीजिए नॉन ट्रांसफॉर्म बैक्टीरियल सेल्स को आप एलिमिनेट कर दिया था, आप लोगों ने बता दिया था, चलिए रहा। तो सेकंड स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन और आइसोलेट करना उन क्लोन्स को जिनको कर सकते हैं। अच्छा, इन केस ऑफ वेक्टर हैज 2 सिलेक्टेबल मार्कर्स, मान लो 2 सिलेक्टेबल मार्कर्स हो, एक है PBR3222, डीएनए इंसर्ट में बी प्लेस विद वन ऑफ दीज मार्कर। जैसे मान लो आपने एम्पलीफाई जीन के अंदर घुसा दिया, जैसे हमने घुसाया था एम्पलीसाइलिन जीन के अंदर, और अदर मार्कर साइट क्या हो सकती है, टर्साइलिन हो सकती है। और फिर आप उसको देखोगे क्या है, आपको देखो बेटा पढ़ना क्या है, यहाँ से आप बार बार ये सिलेक्शन करते रहोगे, इससे काम आपका बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो हमारे पास एक अल्टरनेट सिलेक्टिव मेथड, एक अल्टरनेट सिलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट है, डेवलप किया है हमने, जो डिफ्रेंशिएट कर सकता है रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से, किससे, एबिलिटी की मदद से, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की मदद से। अभी क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट क्या होता है, तो बेटा देखो हमारे पास एक लैक साइट होगी, लैक्टोस वाली, ये क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है बीटा गैलेक्टोसिडेज का। जैसे ही बीटा गैलेक्टोसिडेज का फॉर्मेशन करता है, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, आपके पास जो एक्स गैल्स आपका सबस्ट्रेट होता है जो कि कलरलेस है, ये इसको कन्वर्ट कर देता है ब्लू कलर के प्रोडक्ट में।
किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू कलर के प्रोडक्ट में। और इस इफेक्ट को बोलते हैं हम क्रोमोजेनिक इफेक्ट। क्रोमो इज स्टैंड फॉर कलर, तो कलर वाला इफेक्ट शो करता है आपका ये लैग जीन। मतलब बार बार अलग अलग उनमें डालना बहुत मुश्किल है, तो एक लैग जीन है जिससे हम सीधा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई कौन रिकॉम्बिनेंट है और कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है। मान लीजिए कि ये आपका वेक्टर है, ये आपका एक वेक्टर है जिसके अंदर आपने क्लोनिंग कर दी, और मान लो यहाँ पर इसका ये हो गया, ये भाई यहाँ पे इसकी क्लोनिंग हो गई रिकॉम्बिनेंट, तो हम इसे रिकॉम्बिनेंट बोल सकते हैं। और एक था हमारे पास जो कि रिकॉम्बिनेंट मान लीजिए नहीं हुआ है, एक है जो कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट नहीं हुआ है, दिस इज नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, ये रहा। और कैसा वाले हैं ये, इसमें देखो ये एक साइड तो वही एम्प्लीफाइन वाली है, और एक टर्ट की जगह कौन सी साइड है, ये लैक्स वाली है, लैक्टोज वाली, लैक वाली साइड है। ऐसी ये रही एम्प्लिसिन वाली साइड और ये लैक वाली साइड। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको पर्टिकुलर वेक्टर के थ्रू इसको ट्रांसफॉर्म करवाएंगे। क्या करवाएंगे, ट्रांसफॉर्म। और ट्रांसफॉर्म आपने करवा दिया। अब क्या क्या ट्रांसफॉर्म की कंडीशन बन सकती है, भाई कंडीशन 3 प्रकार की बन सकती है कि आपका कोलाई आया हो, ई कोलाई, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ हो, या हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया पर ऐसे का जिसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट है। और तीसरी कंडीशन वही कि ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया, और कौन से वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है बेटा, जो कि रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, ये रहा। अब ये आ गया हमने। अब हमें इनको आइडेंटिफाई करना है, तो इनको आइडेंटिफाई करने का देखो तरीका क्या होता है हमारे पास। इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, एक पूरी स्पीशीज लेंगे, ये रहा। हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो ये तीनों साइड्स हमारी आई हैं, जो ये हमारी तीनों साइड्स आई हैं, हाँ, जो ये हमारी तीनों साइड्स आई हैं, जैसे कि ये रही, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि हमें आइडिया रहे कि भाई एक हमारे पास ई कोलाई आया है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, दूसरा हमारा ई कोलाई आया है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है पर किसका, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले का, और तीसरा हमारे पास ई कोलाई आया है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है किसका, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वेक्टर का। ये रहा। ठीक है, ये आ गए 3 हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को हम एक ऐसे मीडियम में पास करेंगे, एक ऐसा मीडियम बनाएंगे हम इन तीनों के लिए। इस मीडियम में मैं क्या डाल दूंगी, इसमें मैं डाल दूंगी बीटा गैलेक्टोसिडेज। बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या करता है, आपको पता है क्या करेगा, जो आपका एक्स गैल है उसको, एक्स गैल्स को कन्वर्ट कर देगा ब्लू कलर के प्रोडक्ट्स में। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, स्पॉट्स देखेंगे, कुछ होंगे ब्लू कलर के स्पॉट्स इस तरीके से, ये रहे कुछ ब्लू कलर के स्पॉट्स होंगे, ये रहे बड़े बड़े से ब्लू कलर के स्पॉट्स, बड़े बड़े से ये रहे ब्लू कलर के स्पॉट देखेंगे कुछ आप, और कुछ आप देखेंगे बेटा वाइट कलर के स्पॉट्स, एंड सम यू हैव टू सी द वाइट कलर स्पॉट। ये तो बेटा जो यहाँ पर ब्लू कलर के और जो ये वाइट कलर के जो आपके स्पॉट्स आए हैं, ये क्या दिखा रहे हैं, तो जो बेटा ये वाइट कलर के जो स्पॉट्स आ रहे हैं ये दिखा रहे हैं रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म जीन को, और जो ब्लू वाले हैं ये शो कर रहे हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट को। क्यों, तो पीछे चलो भाई, देखो मैंने क्या बताया, बीटा गैलेक्टोसिड जी या एक्स गैल्स को किस में कन्वर्ट करता है, ब्लू कलर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। हैं, हमने क्या किया बेटा, जब हमने इनका ट्रांसफॉर्मेशन करवाया तो जो ये लैक वाला रीजन है ये तो इनएक्टिवेट हो गया होगा। हमने पढ़ा था कि जब हम लोग कभी भी किसी में भी वेक्टर को इंसर्ट कराते हैं, वेक्टर के ऊपर अगर क्लोनिंग साइट पर किसी पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करा देते हैं, लैगिंग करवा देते हैं उसकी, तो वो उसको इनएक्टिवेट करता है। तो यहाँ पर इसने इसको इनएक्टिवेट कर दिया होगा, इनएक्टिवेट करने पर इसका जो एक्स गैल्स सबस्ट्रेट है वो ब्लू में कन्वर्ट ही नहीं हुआ होगा, और अगर कन्वर्ट नहीं हुआ होगा तो वो शो नहीं करेगा। और कौन शो करेगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला, और जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ वो तो कुछ भी नहीं शो करेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड मेथड है हमारे पास सिलेक्टेबल करने का। ठीक है, तो इन दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्ट विद द कोडिंग एंजाइम बी गैलेक्टोसिडेज। ये रिजल्ट करेगा इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, जिसको हम इंसर्शनल या इनएक्टिवेशंस भी बोलते हैं। प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव ब्लू कलर कॉलोनीज, अगर प्लास्टिड जो है उसमें इंसर्शन नहीं हुआ है। ठीक है,
और प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इन द इंसर्शन, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज जो है उनको हम अलग कलर में आइडेंटिफाई करेंगे, वाइट में। द टर्म ट्रांसफॉर्मेशन इज रिप्लेस बाय द टर्म ट्रांसफेक्शन। एनिमल्स के अंदर ट्रांसफेक्शन बोलते हैं, प्लांट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, बस इतना डिफरेंस और कुछ नहीं है। अच्छा, वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर। अब भाई क्या क्या तरीका है हमारे पास जीन ट्रांसफर करने के लिए, तो वेक्टर के बिना कैसे कर सकते, तो डिफरेंट अल्टरनेटिव मेथड भी हमारे पास प्रेजेंट है। एक है माइक्रो इंजेक्शन वाला मेथड, जो कि हम एनिमल्स में करते हैं। एक पर्टिकुलर जीन को लेते हैं, आपके इंजेक्शन के थ्रू आपके बॉडी में पहुंचा देते हैं, जैसे कि हम लोग वैक्सीनेशन करवाते हैं। इसमें फॉरेन डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल्स और द प्लांट सेल बाय माइक्रोनीडल्स। इसमें इट इज़ यूज इन oocytes या एग्स या एम्ब्रियोज में करने के लिए हम करते हैं अर्ली स्टेजेस पे। फिर एक है हमारे पास इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड। इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करवाते हैं, ठीक है। इन दिस मेथड द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इंड्यूस इंस्टेंस, मतलब टेम्पररी पोर्स बना देता है प्लांट सेल्स में, थ्रू विच द डीएनए मॉलिक्यूल आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्लांट सेल, ताकि वो डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो प्लांट सेल में इनकॉर्पोरेट करे, अपना कॉर्पोरेशन ना दिखा सके। फिर एक जीन गन, ये बहुत अच्छा मेथड है किसी पर्टिकुलर जीन को प्लांट के अंदर डालने का, बायोस्टैलिक, इसको हम बायोलिस्टिक मेथड भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, डीएनए लेते हैं और डीएनए के ऊपर डीएनए कोटेड ऑन टू माइक्रोस्कोपिक पैलेट्स ऑफ गोल्ड एट टंगस्टन ऑफ साइज यूनिट से। मान लीजिए कि हम लोगों ने क्या लिया, ये रहा, ये अंदर लिया, ये है हमारे पास टंगस्टन या गोल्ड के पीसेस, इट मे बी और टंगस्टन या गोल्ड, इनके पीसेस हम लोग यहाँ पे लेते हैं और इसके चारों तरफ क्या कर देते हैं, इस डीएनए की कोटिंग करवा देते हैं और फिर बैलिस्टिक में डालते हैं। गन होती है, जीन गन भी हम इसे बोलते हैं, उससे हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर प्लांट सेल के अंदर इंसर्ट करवाते हैं हाई वेलोसिटी से। ये रहा डीएनए कॉन्टेड ऑन टू माइक्रोस्कोपिक पैलेट्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन, छोटे छोटे साइजेस के, उसके ऊपर हम डीएनए को लदा देते हैं, एक तरीके से समझ सकते हो, और हाई वेलोसिटी से टारगेट सेल में पहुंचाते हैं। ऑल्सो इट इज डेवलप फॉर द प्लांट, दिस टेक्निक इज ऑल्सो इंसर्ट गन यूजिंग दी एनिमल सेल। आज के लिए एनिमल में यूज करते हैं, डायरेक्ट डीएनए इंजेक्शन ये एनिमल्स में यूज होता है। डीएनए इंजेक्शन और डीएनए इनटू स्केलेटन मसल सेल्स इज द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग जीन और वैक्सीन, वैक्सीन के तौर पे यूज करते हैं ये। ड्यू टू लो लेवल ऑफ द एक्सप्रेशन थेरापेटिक बेनिफिटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर कुड नॉट बी डेराइव, ताकि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर आपके में ना आए। दिस मेथड गिव बर्थ टू द कंसेप्ट ऑफ डीएनए वैक्सीन और जेनेटिक इम्यूनाइजेशन भी हमें देता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, जेनेटिक इम्यूनाइजेशन से हम लोग किसी भी पर्टिकुलर क्रोमोसोमल या मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को रोक सकते हैं या मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सही मेथड्स हैं जो आज हमारे पास प्रेजेंट हैं। क्लियर बच्चों? फिर देखो आपको ये दिखा दी गई है जीन गन की एक इमेज, देखो ये रहा जीन गन, ये फायरिंग पिन होती है, इसको दबाते हैं, इसमें गन पाउडर कार्टिलेज डाला जाता है हाई वेलोसिटी से, इसमें डीएनए, यहाँ पे डीएनए रखा जाता है जो कि पैलेट्स के ऊपर, पैलेट्स मतलब वही गोल्ड की या टंगस्टन की, उनके प्रेजेंट होता है, इसको माइक्रो प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं। वेंट, ये स्टॉपिंग प्लेट होती है और ये टारगेट सेल होता है। दिस इज द डायग्राम ऑफ जीन गन। फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अब भाई हमें डीएनए को सेगमेंट करना है, ये मैंने आपको करवा दिया है, ये देखो मैं बता रही हूँ एनसीईआरटी में ऊपर नीचे गिवन है, इसलिए ऊपर नीचे टॉपिक आ रहे हैं, मैंने आपको करवा दिया है, तो उससे याद रखिए, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। टीआई प्लाज्मिड नेचुरली अकर इन, टीआई प्लाज्मिड नेचुरली किस में प्रेजेंट होता है, तो बेटा ये प्रेजेंट होता है आपके एग्रोबैक्टीरियम्स के अंदर, और स्पेशली इसका इस्तेमाल प्लांट्स के केस में किया जाता है फॉर दी वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट, द स्टिकी एंड्स ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। स्टिकी एंड्स बनाने एंडोन्यूक्लिया अनपेयर्ड बेसिस से बनेगा ना भाई। स्टिकी एंड कैसे बन रहे हैं, इससे बन रहे हैं ना, जब तक आप इन बेसिस को अनपेयर्ड नहीं करोगे तो क्या स्टिकी एंड्स आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल नहीं, तो अनपेयर्ड जीन्स ही तो करते हैं। द ट्रांसक्राइब्ड आरएनए ऑफ अ स्प्लिट जीन अंडरगोस ट्रांसक्राइब्ड आरएनए, ट्रांसलेशन करेगा कार्बोहाइड्रेट का या अंडरग्लो स्प्लिशिंग, तो बेटा अंडरग्रोथ करेगा स्प्लिशिंग करेगा बेटा। पॉलीलिंकर डीएनए क्या होता है, तो पॉलीलिंकर डीएनए वो डीएनए है जो कोड नहीं करता किसी प्रोटीन के लिए, या रिस्ट्रिक्शन साइट होती है बहुत सारे एंजाइम्स के लिए,
अब देखो बेटा, आप इसके नाम से पहचानते हैं। देखो पॉली मतलब होता है मैनी, लिंकर मतलब होता है लिंक्ड जीन विद द हेल्प ऑफ वेक्टर, मतलब कि एक ऐसा डीएनए जिसके ऊपर कोई भी पर्टिकुलर जीन, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर जीन ही आकर चिपकेगा, कोई भी आकर चिपक जाएगा। तो इसके लिए क्या बोलते हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आएंगे, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम। फिर द प्लाज्मिड डिराइव फ्रॉम इक्वलाई, उसका नंबर क्या है, PBr322। अच्छा वो भी है 327 वाला जो मैंने आपको लैक वाला समझाया था। तो द मोस्ट यूजफुल प्लाज्मिड जिसको क्लोनिंग के लिए यूज करते तो वही है अपना ही है PBr322। अच्छा फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये मैंने आपको करवा दिया है। लाइन ये उल्टा फुल्टा दे रखा है बेटा इसमें मेथड, PCR वगैरह सब कुछ हो गया, एप्लीकेशन ऑफ PCR भी हो चुके हैं। ओह माय गॉड, देखो डीएनए लिगेज फॉर्मेशन सिखाया जा रहा है इसमें। तो ये तो पूरा आपको एक तरह का फ्लो चार्ट है, डायग्राम की क्या क्या स्टेप्स होते हैं। अच्छा अब आप आइए इसके अंदर, यहाँ पर ये अब हमारे को क्या करना होता है भाई, देखो 7 स्टेप ये था कि हमें अब लार्ज अमाउंट में कल्चरिंग करनी है। तो कल्चरिंग करने के लिए हमें बड़े बड़े वेसल्स देने पड़ते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा, बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर जिसमें हमें क्या करनी पड़ती है, कल्चरिंग करनी पड़ती है। कल्चरिंग करने के लिए हमें बड़े बड़े क्या लेने पड़ते हैं, बायोरिएक्टर। तो 2 तरह के बायोरिएक्टर है, एक है सिंपल स्टेयर बायोरिएक्टर जिसमें देखो क्या करते हैं, सिंपली ये प्रेजेंट होते हैं, इसमें फ्लेटेड ब्लेड होती हैं, कल्चर ग्रोथ इसमें डालते हैं, ऊपर मोटर प्रेजेंट है, फॉर्म से अच्छा ये एसिड बेस पीएच को कंट्रोल करने वाला है, और स्टीम यहाँ पे आती है ताकि स्टेरिलाइजेशन, तो नीचे से स्टेराइल एयर आएगी, गोल 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 घूमेगा और कल्चरिंग होती रहेगी। और दूसरा क्या है हमारे पास, स्पार्ड स्टेयर टैंक। तो देखो बेटा यहाँ पे जो होती है ना, ये स्पार्ड शीट होती है, स्पार्ड शीट होती है, ये क्या करती है, ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है जिससे काम ज़्यादा अच्छे से होता है। फिर गैस एंटरटेनमेंट हो रहा है, ये इंक्रीज, और देखो यहाँ पर ये इस तरह के वेल्स टाइप एंड्स क्यों बनाया, ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन के लिए। और यहाँ पे बबल्स होते हैं जो कि लगातार क्या करते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसिस्टेंसी बढ़ाते हैं, जितने ज़्यादा ऑक्सीजन होगी कल्चरिंग उतनी अच्छी होगी। तो कल्चरिंग के 2 तरीके हैं कि कैसे आप बायोरिएक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। 2 तरह के बायोरिएक्टर्स जो हम यूज़ करते हैं। तो सिंपल स्टेयर टैंक बायोरिएक्टर लार्ज स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है, मेन पार्ट इसमें कूलिंग जैकेट होती है, एयर इनलेट होते हैं, और फिल्टर्स होते हैं, स्टेयर्स होते हैं, स्पार्गर्स होते हैं, टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं। फिर कूलिंग जैकेट क्या करती है, टेम्परेचर रिड्यूस करती है, क्योंकि कल्चर जनरेट करना पड़ता है हीट ड्यूरिंग ग्रोथ, हीट आती है और ज़्यादा अगर हीट होगी तो वो खुद ही इनएक्टिव हो जाएंगे। मोस्ट फर्मेंटेशन आर एरोबिक, तो इसके लिए लार्ज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, एयर इनलेट होना चाहिए, इसीलिए प्रेजेंट है, स्टीयर्स क्यों प्रेजेंट है, ताकि लगातार रोटेशन हो सके, शेफ्ट ना बने, ठीक है, ये चीज़ आपके लिए प्रेजेंट होती है। फिर इनोकुलम लाइन क्या होती है, ये ऐड करता है इनोकुलम, ताकि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आते रहेंगे तो उनके जैसे बनते रहेंगे। फिर एंटीफॉर्म लाइन क्यों होती है, इंट्रोड्यूस करती है एंटीफॉर्मिंग एजेंट ताकि फॉर्म्स ना बन जाए। न्यूट्रिएंट लाइन, ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। पीएच लाइन, ये कंट्रोल करती है एसिड बेसिक पीएच को। डिजोल्व ऑक्सीजन लाइन क्या करती है, डिजोल्व करवाती है ऑक्सीजन को। फिर एट द बेस ऑफ द टैंक देयर इज एन हार्वेस्ट लाइन, जिसको हम जो क्या करता है, आउटलेट बनाता है टू एक्सट्रैक्ट द कल्चर मीडियम। फिर हम कल्चर मीडियम बाहर निकाल लेते हैं और माइक्रोबियल प्रोटीन को भी बाहर निकालते हैं। टेम्परेचर सेंसर और कंट्रोल यूनिट क्या करता है, वो टेम्परेचर कंट्रोल करता है। तो कौन सा पार्ट क्या काम करता है, यहाँ पर वो गिवन है। और लास्ट प्रोसेस जो होता है बेटा हमारा वो ये है कि डाउन स्ट्रीमिंग। अब जब हमने कल्चरिंग कर ली, कल्चरिंग के भी बेटा 2 तरीके होते हैं, एक कंटिन्यूस कल्चरिंग होती है और एक आपकी सिंपल कल्चरिंग होती है। सिंपल कल्चरिंग में हम क्या करते हैं कि एक बार टैंक में सारा मटेरियल डाल दिया, घुमा दिया, कल्चरिंग कर दी। और कंटिन्यूस कल्चरिंग में क्या होता है, जिसमें हम लोग ऐड करते रहते हैं, निकालते रहते हैं। तो जो कंटिन्यूस कल्चरिंग होती है उसमें कभी भी एक कह सकते हैं लिमिटिंग लाइन नहीं आती कि बस हो गया कल्चर अब और नहीं होगा, वहाँ पे कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। पर जो आपका सिंपल कल्चरिंग होती है उसमें एक पर्टिकुलर लाइन आ जाती है कि इसके बाद अब कल्चरिंग नहीं हो सकती, ठीक है। देखो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस क्या होता है, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस का मतलब होता है ऑब्टेन करना प्रोडक्ट को और उसको प्यूरिफाई करना एंड स्टोर करना। इसका मतलब होता है ऑब्टेनिंग अ पर्टिकुलर जीन, पर्टिकुलर जीन को ऑब्टेन करना, फिर उसको प्रोसेस्ड करना,
ऐसे प्रोसेस जो तो हो चुका है, प्यूरिफाइड करना और उसे स्टोर करना। After completion of the biosynthetic stages, the product has to be subjected through a series of process before it ready for the marketing for the finish। तो कुछ प्रोसेस हमें करने पड़ते हैं। द प्रोसेस में क्या आता है, सेपरेशन अलग अलग करो, प्यूरिफिकेशंस करो, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकट्ठा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। द प्रोडक्ट हैज़ टू बी फॉर्मुलेटेड विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव, ताकि भाई लंबे समय तक हम उसको स्टोर कर सकें। फिर सच फॉर्मुलेशन हैज़ टू अंडरगो थ्रू द क्लिनिकल ट्रायल्स, बार बार ट्रायल्स करते हैं कि ड्रग्स के केसेस में, और स्ट्रिक्टली क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग हमें दिखानी पड़ती है कि हमने इतने टेस्ट पे किए हैं और इतना पॉजिटिव रिजल्ट आया है। तो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस एंड द क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, ये प्रोडक्ट की अलग अलग, हर प्रोडक्ट अलग है भाई। अगर आप मान लो क्रीम बना रहे हो तो उसके लिए आप अलग तरीके से टेस्टिंग करोगे, आप इंजेक्शंस बना रहे हो, वैक्सीन बना रहे हो तो उसके लिए अलग होगा। तो भाई ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट के लिए डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस वेरी करता है। तो ये सारे के सारे बेटा वो मेथड्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि कैसे एक पर्टिकुलर जीन को एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट किया जाता है और कैसे उसका पूरा प्रोसेस होता है। हमने यहाँ पे 8 प्रोसेस पढ़े हैं। आइडेंटिफिकेशन करो और आइसोलेशन करो उस पर्टिकुलर जीन को, फिर फ्रैगमेंटेशन करवाया था हमने, सेपरेशन किया था जेल इलेक्ट्रोफॉस्फोरेसिस की मदद से, फिर उसका हम लोगों ने पीसीआर करवाया, फिर वैक्टरिंग करवाई, वैक्टर लेके गए, फिर वैक्टर से ट्रांसफॉर्म करवाया, ट्रांसफॉर्म के बाद कल्चरिंग हुई, और कल्चरिंग के बाद लास्ट चीज़ क्या हुई, आपका डाउन स्ट्रीमिंग। तो ये सारे प्रोसेस बेटा मैंने फ्लो में बताए हैं, लाइन वाइज आपको समझाए हैं। इसमें सोचता है अलग अलग हो तो आपने जो रिटर्न नोट्स है उनसे आप अच्छे से इनको देख लेना, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है जो कि लास्ट इसके ऊपर डिपेंडेंट है, फटाफट से वो करते हैं, फिर खत्म हमारा ये चैप्टर, इससे भी हम लोग फ्री हो जाएंगे। The collinearity hypothesis indicate that genes are arranged linearly। अच्छा, collinearity hypothesis क्या बोलती है कि जीन्स जो है वो लीनियरली अरेंज होते हैं दोनों स्ट्रैंड डीएनए पे, या जब ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए एंड एमआरएनए फॉर्म होते हैं लीनियर फैशन में, या फिर लीनियर अटैचमेंट ऑफ एमआरएनए टू टीआरएनए इज फाउंड ऑन राइबोसोम ट्रांसलोकेशन, या द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन जीन कोरिलेट विद द सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड। हाँ भाई ये सही है भाई कि एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग करता है और कोरिलेट करता है पर्टिकुलर अमीनो एसिड से। भाई जो आप कोड दोगे उस हिसाब से अमीनो एसिड फॉर्मेशन होगा। तो ये है कोलिनियरिटी हाइपोथेसिस। फिर बैक्टीरियल रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक इज अ जेनेटिक ट्रेड कैरिड इन द बैक्टीरिया इंट्रोन्स, एक्सोसोम्स, प्लाज्मिड या क्रोमोसोम। तो बट आपसे ये पूछ रहे हैं कि भाई बैक्टीरियल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी किसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो आप बोलेंगे प्लाज्मिड में। टीआई प्लाज्मिड में पढ़े थे ना, वहां पे टेट्रासाइलिन की और एम्फिलिसिन की प्रेजेंट थी। आइडियल होस्ट फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए के मॉलिक्यूल के लिए क्या होता है, तो हम कहेंगे भाई बैक्टीरिया होता है। नहीं, होस्ट की बात कर रहे हैं तो भाई हाँ बैक्टीरिया तो है। एम्प्लीफिकेशन करवाना है, बढ़वाना है, तो हम लोग वो चाहेंगे ना कि जो हमारे काम में डिस्टर्बेंस ना करे और एम्प्लीफिकेशन पावर ज़्यादा अच्छी, तो वो बैक्टीरिया होता है। प्लाज्मिड सबसे अच्छा एम्प्लीफिकेशन एजेंट है हमारे लिए। फिर T4 बैक्टीरियोफेज हैज़ अ जीन फॉर द एंजाइम लाइसोजाइम के लिए इंजन। द फंक्शन ऑफ दिस एंजाइम, लाइसोजाइम्स क्या करते हैं, क्या खा जाते हैं, तो आप कहोगे मैम ये खा जाता है सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन को कौन खाता है, लाइपेज, जो कि लिपिड की बनी हुई है। The phenomena by which a phage DNA exists as a part of the host DNA is called, इसको बोलते हैं हम लोग बेटा यहाँ पर आपका लाइजोजेनी। लाइजोजेनी का मतलब क्या होता है, जिसमें एक पर्टिकुलर जीन डीएनए को होस्ट डीएनए में इंसर्ट कराना, लाइजोजेनी कहलाता है। ऑन्कोजीन्स क्या करते हैं, तो ऑन्कोजीन्स बेटा वो होते हैं जो कैंसर करवाते हैं। ये हमने ह्यूमन हेल्थ वाले पढ़ता, पता नहीं यहाँ से कैसे आ गया। ऑन्कोजीन्स याद रखना। प्लाज्मिड जो रेजिस्टेंट टू एम्प्लिसिन नहीं है, तो पीबी, अच्छा एम्प्लिसिन, जिसके पास एम्प्लिसिन साइट नहीं होगी वो नहीं होगा। PBR 322 के पास होती है, PBR 32 के पास, किसके पास नहीं होती बेटा, PUC8 के पास नहीं होती है प्रेजेंट, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो बेटा इस चैप्टर से, इस टॉपिक से मुझे लगा था कि आपके आ सकते हैं, जो आपको मतलब आना चाहिए इस टॉपिक के हिसाब से, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिया। और अब खुशी की बात क्या है कि हमारा वन शॉट खत्म हो गया है, हमने इसको भी क्या कर दिया भाई, अच्छे से फिनिश कर दिया है। अगर कोई दिक्कत है तो भाई मैम वही बोले कि कमेंट बॉक्स में भाई बता देना मुझे, और जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, जहाँ जहाँ मैंने छोड़े हैं, मैंने कहा था कि बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, प्लीज़ वो आंसर ज़रूर देना और बताना कि ठीक थी या नहीं थी। ओके, अच्छे से करना।
बाय बाय बच्चों, जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए एनसीईआरटी को थॉरली रीड कर लेना। इस चैप्टर में थोड़ा आगे पीछे है पर बेटा रीड तो फिर भी करनी ही करनी है। ओके, बाय बाय।